हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसी के अंदर दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में अपनों ने सीसीएस कंडक्ट रूल जो है वो पूरा कंप्लीट किया था। उसके सारे पार्ट जो थे, सारे रूल पोजीशन जो थी, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो आए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, सभी को अपनों ने डिस्कस कर लिया था। राइट दोस्तों, पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ एसएस एग्ज़ाम ज्वाइन कर लीजिए। और वो दोस्तों, पूरा टॉपिक देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। राइट, तो आज दोस्तों अपने पेपर पार्ट 1 के पेपर 1 के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीसीए रूल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राइट दोस्तों, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम पेपर 2 के सारे जितने जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, हमारे ऑडिट कोड, अकाउंट कोड और एफआर वगैरह, जितने भी पेपर 2 के रिलेटेड जो सारे सब्जेक्ट्स होंगे उस पर अपने डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों इसको कंप्लीट हो जाने के बाद पेपर 1 लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर दोस्तों अपने पेपर 2 के ऊपर चलेंगे। राइट, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने जो पूरा जो हमारा चैप्टर है सीसीए रूल, इसके अंदर मैं आपको ट्रेलर आपको बता देता हूँ। मूवी धीरे धीरे अपने देखेंगे, साथ साथ ट्रेलर आपको बता देता हूँ कि पूरे चैप्टर के अंदर होगा क्या। राइट, तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बातें करते हैं। अपने गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कौन सा गवर्नमेंट सर्वेंट, जो सेंट्रल सिविल सर्वेंट है। ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। जो दोस्तों ऑल इंडिया सर्विस और रेलवे का नहीं होता, उसको क्या है, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 का पालन करना रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों, सेंट्रल सिविल सर्वेंट, इन दोनों को छोड़ के कंडक्ट रूल 1964 का पालन करेगा। ठीक है, और दोस्तों वो पालन करता है तो ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों वो पालन करता ही रहता तो इन नियमों को बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, कोई दोस्तों नियम बने हुए हैं, उनका कोई पालन कर रहा है, ठीक है, कोई मिसबिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई रूल ब्रेक नहीं करता है, तो दोस्तों उस पर कोई भी आगे नेक्स्ट नियम बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। राइट, लेकिन दोस्तों अगर कोई पालन नहीं करता, मिसबिहेव करता है, रूल ब्रेक करता है, ठीक है, तो उस पर दोस्तों डिसिप्लिनरी केस जो है प्रारंभ होगा। अनुशासनात्मक मामला जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों कंडक्ट रूल का पालन करता है तो ठीक है, अगर मिसबिहेव करता है, पालन नहीं करता, तो अनुशासनात्मक मामला, डिसिप्लिनरी केस जो है प्रारंभ होगा। ठीक है, इसको दोस्तों प्रारंभ करेगा कौन, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करेगी। ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं अनुशासनात्मक प्राधिकारी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को क्या है दोस्तों, बोलते हैं हिंदी में अनुशासनात्मक प्राधिकारी। ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती कौन सी है दोस्तों, जो रूल 11 वाली पेनल्टी लगा सकती है। दोस्तों रूल 11 के अंदर पेनल्टीज़ दी गई हैं बहुत सारी, हमारे इसी सीसीए रूल के अंदर। वो सारी पेनल्टी जो लगाने का जिस अथॉरिटी को अधिकार है वो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। अब ये दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको ये ट्रेलर बताऊंगा, इसके बाद सारे दोस्तों जब आपको कैरेक्टर पता चल जाएंगे मूवी के, ठीक, इसको दोस्तों एक प्रकार से मूवी मानो आप। ठीक है, और इस मूवी के अंदर क्या बहुत सारे कैरेक्टर हैं। अब दोस्तों कैरेक्टर के बारे में अपने थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में उनका बैकग्राउंड की जो पिक्चर है वो भी अपने धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। राइट, तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट सर्वेंट था, कंडक्ट रूल का पालन करता है तो ठीक है, नहीं करता है, मिसबिहेवियर करता है तो डिसिप्लिनरी केस प्रारंभ होगा, अनुशासनात्मक मामला प्रारंभ होगा। प्रारंभ करेगा कौन दोस्तों, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करेगी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अनुशासनात्मक प्राधिकरण भी बोलते हैं इसको। ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती क्या है दोस्तों, जो रूल 11 वाली पेनल्टी लगा सकती है। ठीक है, अब दोस्तों डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास जब भी कोई मिसबिहेवियर का मामला आता है तो वो दोस्तों प्रारंभिक जांच, जिसको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बोलते हैं, वो करवाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, अभी देखना बहुत सारे कैरेक्टर हो जाएंगे, लगभग 10 से 12 कैरेक्टर, 10 से 12 नाम आएंगे। ठीक है, लेकिन हम इसको डेली अपने जब पढ़ेंगे तो डेली हमें क्या है, ये चीज़ें याद होती रहेगी और हमारे माइंड के अंदर बैठती चली जाएगी। तो देखिए दोस्तों, डिसिप्लिनरी केस प्रारंभ होगा, डिसिप्लिनरी मामला, अनुशासनात्मक मामला प्रारंभ होगा। प्रारंभ करेगा कौन दोस्तों, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करेगी, जिसको अनुशासनात्मक प्राधिकारी बोलते हैं। अनुशासनात्मक प्राधिकारी होता कौन है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती कौन है, जो रूल 11 वाली पेनल्टी लगा सकती है। ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दोस्तों जब भी इसके पास मिसबिहेवियर का मामला आएगा, रूल ब्रेकिंग का मामला आएगा, तो ये प्रारंभिक जांच, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करवाएगी। ठीक है, टू एस्टैब्लिश प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट फॉर इनिशिएटिंग फॉर्मल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या एक्शन। ठीक है, तो दोस्तों प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो होती है, प्रारंभिक जांच जो होती है, जैसे दोस्तों आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या करता है, आपको पहले प्रारंभिक जांच करवाता है कि आपके पास आपकी क्या क्या है, उसकी क्या है डिजीज़ है, क्या क्या बीमारी है।
ठीक है। तो पहले प्रारंभिक जांच करवाएगा, टेस्ट करवाएगा, लैब में भेजेगा, ठीक है, ये इन चीज़ों की जांच करवाओ, ब्लड की जांच करवाओ। इसी के बाद ही तो बताएगा कि आपकी सर्जरी की ज़रूरत है, आपको कौन सी दवाइयों की ज़रूरत है। तो वही चीज़ इस पर है, मिसबिहेवियर कर दिया, रूल ब्रेक कर दिया, तो पहले प्रारंभिक जाँच होगी। उसमें वो देखेंगे कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी जो चीज़ें दिखती है, ठीक है, कि प्राइमा फेसी के आधार पर अगर उनको ऐसा लगता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कि क्या फॉर्मल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या एक्शन, फॉर्मल का मतलब क्या है दोस्तों कि अब हाँ अब तरीके से क्या है, पहले तो प्रीलिमिनरी देख लिया उन्होंने ऊपर ऊपर से, अब दोस्तों उनको लगा कि मामले की ग्रेविटी के आधार पे कि मामला क्या है, उनको लगा कि हाँ इस पे फॉर्मल डिसिप्लिनरी एक्शन या फॉर्मल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ये करने लायक है, तो वो अनुशासनात्मक कार्रवाई को क्या है प्रारंभ करेगी। फॉर्मल का मतलब क्या है दोस्तों, ऑफिशियल रूप से, कागज कार्रवाई के रूप से, मतलब तरीके से उसको क्या प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और दोस्तों वो देखेंगे कि जो इंक्वायरी प्रारंभ करनी है वो रूल 14 या रूल 16 कौन से में इनिशिएट करें, ठीक है। दोस्तों इनिशियली जो फॉर्मल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो होगी, अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, वो दोस्तों फॉर्मल इंक्वायरी जो होगी, रूल 14 मेजर पेनल्टी, रूल 16 माइनर पेनल्टी, किसके अंदर हमें इसको प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है, उसका वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों इसके अंदर देखिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी तो मैंने देख लिया था, ठीक है। अब दोस्तों डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और चार्ज ऑफिसर जिसके ऊपर क्या है दोस्तों आरोप लगे हैं, मान लो मैंने कोई गलत काम कर दिया तो मेरे ऊपर आरोप लगेंगे, तो मैं क्या हूँ, चार्ज ऑफिसर हूँ, ठीक है। आपने किसी ने इंडिविजुअल ने गलत काम कर दिया, आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है, ठीक है, तो आप क्या हो दोस्तों, चार्ज ऑफिसर हो। अब दोस्तों डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और चार्ज ऑफिसर क्या है दोस्तों, आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है, आमने सामने हो जाएंगे, राइट। अब दोस्तों ये जज है, ये क्या है, ये तो हुआ जज एक प्रकार से, और ये क्या हुआ दोस्तों, जो चार्ज ऑफिसर है जो कटघरे में खड़ा है, ठीक है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी तो दोस्तों क्या हो गया, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी तो क्या हुआ दोस्तों, जज है, ठीक है। और दोस्तों जो कटघरे में खड़ा है वो है चार्ज ऑफिसर, राइट। ये क्या हुआ दोस्तों, चार्ज ऑफिसर हो गया, यस और नो। अब दोस्तों ये आमने सामने हो गए, ठीक है। अब ये दोस्तों क्या है, डीई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, विभागीय जांच करवाएगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, इसको डीई बोलते हैं, विभागीय जांच, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, राइट। अब दोस्तों इसी के साथ जब ये केस चल रहा होगा, जब विभागीय जांच डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा रहे होंगे, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या है दोस्तों, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कर रही होगी, कार्रवाई चल रही होगी, तो इधर दोस्तों उधर कार्रवाई स्टार्ट और इधर कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। किताब के अंदर दोस्तों पहले सस्पेंशन दिया हुआ है, बाद में ये बातें दी गई है, तो क्या समझ में नहीं आता, ठीक है, पता ही नहीं चलता सस्पेंड कब होगा आदमी, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या पैरेलल पढ़ने वाली चीज़ें हैं, राइट। इसलिए मैं आपको एक बार पूरा बता रहा हूँ कि जब भी दोस्तों कोई भी रूल ब्रेक करेगा, डिसिप्लिनरी एक्शन उस पर होंगे, करेगा कौन, डिसिप्लिनरी एक्शन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करेगी, राइट। और दोस्तों फिर क्या है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और चार्ज ऑफिसर क्या है वो दोस्तों आमने सामने हो गए, राइट। और दोस्तों फिर क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन जब चल रहे होंगे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जब चल रही होगी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जब चल रही होगी, तो इधर उधर कार्रवाई स्टार्ट, इधर कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, ठीक। अब दोस्तों सस्पेंशन की क्या है, बैकग्राउंड की पिक्चर है बहुत बड़ी, इसके अंदर 50 नियम होंगे कम से कम, ठीक है, उनको अपने देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता तो चला ना कि सस्पेंशन होता कब है, ठीक है, वो तो अपने पढ़ लेंगे। सस्पेंशन के अंदर सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, हेडक्वार्टर छोड़ सकता है नहीं सकता, एलटीसी ले सकता है कि नहीं ले सकता, जीपीएफ उसका कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है, कौन कौन सी उसकी लाइबिलिटीज़ को मिलेगी, ठीक है, सस्पेंशन कितने दिन का होता है, कितने टाइम बाद इसको रिन्यू करते हैं, ठीक है, सब्सिस्टेंस अलाउंस का रिव्यू कब होता है, उसको कितने % से बढ़ा सकते हैं, कितने % से घटा सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें दोस्तों सस्पेंशन के अंदर अपने को पढ़नी है, और दोस्तों टू द पॉइंट बातें हैं, और टू द पॉइंट अपने उसको याद कर लेंगे तो ये सस्पेंशन वाली कहानी तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के 2 बंदे हैं, ठीक है। एक तो है दोस्तों इंक्वायरी ऑफिसर जिसको आईओ देखने को मिलेगा, एक है दोस्तों प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ठीक है। एक तो दोस्तों आईओ है इंक्वायरी ऑफिसर, एक दोस्तों प्रेजेंटिंग ऑफिसर। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दोस्तों 2 बंदों को अपॉइंट करती है। अब दोस्तों ये भी जरूरी नहीं है, किताब के अंदर बार बार ये देखने को मिलेगा कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या तो इनको अपॉइंट करती है या वो खुद काम करती है, ठीक है। तो जनरली दोस्तों क्या इनको अपॉइंट कर ही देती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ताकि दोस्तों मामले की जांच जो है निष्पक्ष हो सके, राइट। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दोस्तों इंक्वायरी ऑफिसर को प्रेजेंट कर दिया, मतलब अपॉइंट कर दिया, ठीक है, आईओ को अपॉइंट कर दिया। अब दोस्तों ये सवाल भी पूछे जाते हैं, इंक्वायरी ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। प्रेजेंटिंग ऑफिसर को दोस्तों कौन अपॉइंट करता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है। दोस्तों आईओ को अपॉइंट कर दिया, पीओ को अपॉइंट कर दिया। आईओ क्या है दोस्तों, आईओ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरह क्या करेगा दोस्तों, मामले ये बोल दिया, इसने अपने बिहाफ पे बोल दिया कि तू इसको जांच को देख, ठीक है। तो डीए दोस्तों मैंने जज बोला था, इसके पास ही आईओ को बिठा लो यहाँ पे, ठीक है।
ये छोटा जज मान लो, इंक्वायरी ऑफिसर जो इंक्वायरी करेगा, राइट। तो डीए के नीचे कौन हो गया दोस्तों, आईओ, इन दोनों की सीट यहाँ पे होगी। और दोस्तों प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्या है, एक प्रकार से वकील है जो सरकार की तरफ से लड़ेगा, ठीक है, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरफ से लड़ेगा कि वो क्या है, जो इस पे मामले जो लगे हैं, जो मिसबिहेवियर लगा है, जो कंडक्ट लगा है, उसको प्रूव करने में क्या है इसका हाथ होगा कि ये प्रूव करेगा। दोस्तों पीओ हो गया, ठीक है, ये दोस्तों वकील हो गए, इधर जनता बैठती है कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो ये क्या हुआ दोस्तों, एक प्रकार से वकील हो गया, राइट। इसके अंदर भी आएगा दोस्तों पीओ अगर लीगल प्रैक्टिशनर है तो सीओ का जो वकील होगा, सीओ का जो हेल्पर होगा, सीओ का जो डिफेंस असिस्टेंट होगा, वो भी दोस्तों लीगल प्रैक्टिशनर या वकील हो सकता है। लीगल प्रैक्टिशनर दोस्तों क्या है, वकील, क्योंकि वकील दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उनकी क्या प्रैक्टिस हमेशा चलती रहती है, इसलिए दोस्तों इसको लीगल प्रैक्टिशनर बोलते हैं कि कानून का क्या है दोस्तों, वो प्रैक्टिस कर रहा है। दोबारा सुनिए दोस्तों, डीए क्या बताया था, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, उसने क्या कर दिया, इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया कि तू भैया इंक्वायरी कर दे किस पे, ठीक है। और दोस्तों इसने क्या है, पीओ को अपॉइंट कर दिया, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को, जो क्या है एक प्रकार से वकील है, ठीक है, जो क्या है इसके ऊपर जो चार्ज ऑफिसर है उसे सवाल जवाब करेगा, ठीक है, और इसके ऊपर जो आरोप जो लगे हैं वो प्रूव करेगा, ठीक है। दोस्तों कोर्ट में जब आप अपने मूवी देखते हैं तो अपने देखते हैं ना कि ये इसका डिफेंस का लॉयर है, ये दोस्तों गवर्नमेंट का लॉयर है, ठीक है, ये अपोजिशन का लॉयर है, राइट। तो ये कौन सा हुआ दोस्तों, चार्ज ऑफिसर है, इसका दोस्त कौन होगा, डिफेंस असिस्टेंट, राइट। अब दोस्तों ये दोनों वकील हो गए, ये चार्ज ऑफिसर हो गया, कटघरे में खड़ा है, तो इनके समक्ष क्या है दोस्तों, सुनवाइयाँ होगी, और लास्ट के अंदर क्या है दोस्तों, जो भी आरोप निकल के आएंगे उसके हिसाब से पेनल्टी वगैरह लगाई जाएगी, ठीक है। तो अब दोस्तों ये क्या है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है, विभागीय जांच हो रही है, इस प्रोसेस को क्या है दोस्तों, विभागीय जांच बोलते हैं। अब इंक्वायरी ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है, डिफेंस असिस्टेंट है दोस्तों, वो क्या है, ये लड़ाई करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये बात तो आपको पता चली कौन किसकी टीम में है, पीओ और आईओ जो क्या है दोस्तों, पीओ और आईओ तो किसकी टीम में है, डीए की टीम में, और दोस्तों डीए किसकी टीम में है, चार्ज ऑफिसर सीओ की टीम में, राइट, ये इसकी टीम में है, और ये दोनों क्या है दोस्तों, डीए की टीम में है, राइट। अब दोस्तों इनकी बैकग्राउंड पिक्चर सभी की है, ठीक है, सभी कैरेक्टर्स की क्या है, बैकग्राउंड पिक्चर है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होती है, इसका एक अलग नियम बनाया हुआ है सीसीए रूल में, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है रूल 11 वाली पेनल्टी जो लगाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर क्या क्या काम करेगा, इसके दोस्तों बहुत सारे काम है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर के दोस्तों बहुत सारे काम हैं, ठीक है। डिफेंस असिस्टेंट कौन सा होगा दोस्तों, रिटायर्ड ऑफिसर हो सकता है, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, ठीक है, लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है। लीगल प्रैक्टिशनर कब होगा, जब पीओ लीगल प्रैक्टिशनर होगा, ठीक है। और दोस्तों हो सकता है कोई वर्तमान में कोई नौकरी कर रहा, वो क्या हो सकता है, डिफेंस असिस्टेंट हो सकता है, राइट। चार्ज ऑफिसर को दोस्तों क्या है, सस्पेंशन पे रखा जाएगा, सस्पेंशन के रिगार्डिंग 50 नियम दिए गए हैं, ठीक है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दोस्तों क्या क्या काम करेगी, ठीक है दोस्तों, चार्ज शीट बनती है, इसके अंदर एक शब्द आएगा चार्ज शीट। चार्ज शीट का मतलब क्या है दोस्तों, जो चार्जेस लगे हैं इसके अंदर 4 एनेक्सर आएंगे, 1 2 3 और 4, मतलब क्या है, 4 पेज हैं चार्ज शीट के अंदर। इसके अंदर अलग अलग स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग बातें हैं, ठीक है, कि 1 नंबर स्टेट के अंदर कौन कौन से चार्जेस लगे हैं वो हैं, 2 नंबर के अंदर ये बातें होगी, 3 नंबर के अंदर ये होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, चार्ज ऑफिसर को मौका भी मिलता है कि अपनी तरफ से क्या करे, वो अब अपनी तरफ से क्या है दोस्तों, वो रिप्लाई बताए, ठीक है। तो इस प्रकार की दोस्तों पूरी जो मोटी मोटी बातें जो थी पूरे सीसीए रूल के अंदर वो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों फिलर के तौर पे क्या है, इनको अपने फिल करते रहेंगे जैसे जैसे नियम के अंदर अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों मोटी मोटी बातें समझ में आई आपको। अब चलते हैं अपने जो एक्ट है उस पर, उसको शुरुआत से लेकर एंड तक अपने डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने सीसीए रूल्स, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील, ठीक है, वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम, राइट, वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम, ठीक है। 1965 दोस्तों इसको बोला जाता है, सीसीए रूल्स 1965, ठीक है। कंडक्ट रूल दोस्तों कब थे, 1 साल पहले, 1964 में, याद रखना आप, ठीक है। अब दोस्तों कंडक्ट रूल जो थे उसको वायलेट करेगा कोई इंडिविजुअल तो डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा कौन दोस्तों, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अनुशासनात्मक प्राधिकरण कैसे करेगा दोस्तों, विभागीय जांच, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवा के, ठीक है। अब दोस्तों डिसिप्लिनरी एक्शन और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है ये आपस में मिलते जुलते शब्द हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों टोटल 9 चैप्टर हैं, 35 इसके अंदर नियम हैं,
और दोस्तों 9 चैप्टर के अंदर क्या है, इनको 1 2 3 4 9 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब दोस्तों इनके अंदर क्या है, जैसे जनरल के अंदर 1 से 3 नियम आ जाएंगे, क्लासिफिकेशन के अंदर 4 से, इस प्रकार से क्या है इनके अंदर रूल दिए गए हैं। पार्ट 1 है दोस्तों जनरल। जनरल के अंदर क्या बताया होगा, जैसे 1/12/1965 को इफेक्ट में आए। दूसरा दोस्तों क्लासिफिकेशन, सर्विसेज के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया होगा, ABCD जो भी होती है, ठीक है, पहले डी होती थी, अब से ABC तक है। तीसरे में दोस्तों अपॉइंटिंग अथॉरिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको नियुक्तिकर्ता अधिकारी, आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, ठीक है, वो भी आपने बातें करेंगे हमारे डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों कि भाई जो PCDA CDA के अंदर जो काम करता है उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है, PCDA CDA होता है। CGDA के अंदर जो काम करता है उसके अंदर दोस्तों कौन होता है, ठीक है, उसकी अपनी बात करेंगे, राइट। पार्ट नंबर 4 में दोस्तों सस्पेंशन है, ठीक है, निलंबन की बातें होगी। 5 में दोस्तों पेनल्टीज़, डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ की बात होंगी। 6 में दोस्तों प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज़, और 7 के अंदर दोस्तों अपील, 8 के अंदर रिवीजन एंड रिव्यू, और 9 के अंदर मिसलेनियस, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों पार्ट 1 जो है जर्नल, इसके अंदर 3 नियम है, 1 2 3, शॉर्ट, टाइटल एंड कमेंसमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों बोला हुआ है कि इनको क्या CCA रूल 1965 बोलेंगे। ये कब इफेक्ट में आए, 1/12/1965, राइट। 1 दिसंबर 1965 को क्या है ये फोर्स में आए। इसके बाद दोस्तों इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या डेफिनेशंस दी गई हैं, ठीक है। डेफिनेशंस के अंदर क्या मिलेगा आपको, अपॉइंटिंग अथॉरिटी मिलेगी, कमीशंस कौन कौन से हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बातें हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है। एप्लीकेशन, दोस्तों एप्लीकेशन क्या होता है, अनुप्रयोग, इसको हिंदी में अनुप्रयोग बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों हिंदी भी बड़ी मुश्किल है, कोई इजी नहीं है कि कोई बोलता है सर हिंदी में होनी चाहिए नोट्स, हिंदी में सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब अनुप्रयोग सोच के क्या देख लोगे आप, ठीक है। अनुप्रयोग कोई बहुत ज़्यादा कोई ईजी शब्द थोड़ी ना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे, ठीक है, इसके अंदर ये बोला, और कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होंगे। एप्लीकेशन मतलब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे, अप्लाई से तो एप्लीकेशन बना है, ठीक है। अप्लाई मतलब क्या है दोस्तों, वर्ब है ये, ठीक है। कहाँ का अप्लाई होंगे, इसका एप्लीकेशन बना दिया, नाउन बना दिया, कहाँ का अप्लाई होंगे, कहाँ का अप्लाई नहीं होंगे, राइट। पार्ट 2 दोस्तों क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, वर्गीकरण। वर्गीकरण का क्या हुआ दोस्तों, अलग अलग कर दिया चीज़ों को, ठीक है। सर्विसेज का दोस्तों क्लासिफिकेशन का मतलब कितने टाइप की सर्विसेज है। सेवाओं का वर्गीकरण है दोस्तों, ABC है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज। अब दोस्तों सेंट्रल सिविल सर्विसेज के क्या होती हैं, ठीक है। ये अपनों ने भाग 14 जब 308 से लेके 323 तक जो अपनों ने पढ़ा था उसके अंदर में मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट। तो वो दोस्तों बड़ा ही अच्छा लेक्चर था, वो जाके आप देख सकते हो, भाग नंबर 14 308 से लेकर 323 तक कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में जाके उसके अंदर अपनों ने तो पढ़ा था। ऑल इंडिया सर्विस क्या होती है, सेंट्रल सिविल सर्विस क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या सर्विसेज होती हैं, राइट। इसके बाद दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, जैसे दोस्तों सर्विसेज को क्लासिफिकेशन कर दिया उसकी उसी प्रकार से क्या है पोस्ट को क्लासीफाई कर दिया ABC की तरह। फिर है दोस्तों जर्नल सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है दोस्तों, जो इनके अंदर नहीं आएगी सेंट्रल सर्विस वो उसको जर्नल में काउंट कर लेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में दोस्तों अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो नियुक्तिकर्ता अधिकारी जो आपको अपॉइंट करता है। दोस्तों आपको किसने अपॉइंट किया है, अगर आप कोई रीजनल CDA में काम कर रहे हो, रीजनल CDA PCDA में काम कर रहे हो, तो आपका दोस्तों जो क्या है PCDA जो है वो क्या है आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप A सर्विसेज एंड पोस्ट। तो दोस्तों ग्रुप A के लिए क्या है, जो ग्रुप A सर्विसेज के हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा, ठीक है। इनको दोस्तों क्या राष्ट्रपति करते हैं। अपॉइंटमेंट्स टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट, इसके अंदर दोस्तों जो बस बाकी सारे आ जाएंगे, राइट। पार्ट 4 दोस्तों सस्पेंशन से रिलेटेड है, निलंबन से रिलेटेड है। इसके अंदर दोस्तों क्या 50 नियम होंगे और 5 सवाल अगर इसमें से इस टॉपिक से पूछे गए तो मान के चलिए दोस्तों कम से कम 2 सवाल जो है सस्पेंशन से आने वाले हैं, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए मित्रों पार्ट नंबर 5 है पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों 11 नंबर के अंदर पेनल्टीज़ में क्या आ जाएगा, मेजर माइनर पेनल्टी होती है हमारी 2 प्रकार की। इसके बाद है, तो अब दोस्तों इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, पेनल्टी जो क्या 11 नंबर के अंदर दी गई है, मेजर पेनल्टी माइनर पेनल्टी, ठीक है। ये सवाल भी पूछे जाते हैं, लेकिन इनके जो प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसेस क्या है वो 14 के अंदर तो क्या है दोस्तों मेजर का है, ठीक है, और दोस्तों 16 के अंदर क्या है माइनर का है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट, कि इसके अंदर तो क्या प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। आपसे प्रोसीजर पूछेगा तो 14 नंबर लगाना है आपको, और दोस्तों सिंपल पूछेगा तो पेनल्टी का वो 11 के अंदर दी गई है, ठीक है। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखो, वो मेजर क्या है दोस्तों बड़ी पेनल्टीज़ होती हैं, तो वो क्या है कम छोटे वाले रूल में है, ठीक है। उल्टा है इसके अंदर, मेजर को होना 16 में था क्योंकि बड़ी पेनल्टी है, लेकिन मेजर पहले दी गई है, माइनर दोस्तों क्या है बाद में 16 में दी गई है। ये उल्टा है, छोटा है इसके लिए बड़ा नियम है, ये बड़ी पेनल्टी है इसके लिए छोटा नियम है, ठीक है। दोस्तों 11, 14 और 16 को तो आपको क्या कंठस्थ ही करना है, ठीक है। इसके अंदर पेनल्टी है, इनके अंदर है प्रोसेस बताए हुए। 14 दोस्तों क्या है, ये छोटा अंक है तो इसके अंदर बड़ी पेनल्टी होगी, मेजर होगी, ठीक है। ये छोटा अंक है तो दोस्तों बड़ी पेनल्टी, अब दोस्तों बड़ा अंक है तो इसके अंदर छोटी पेनल्टी माइनर,
राइट। अब देखिए दोस्तों पार्ट 5 जो है पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़। 11 के अंदर पेनल्टीज है मेजर माइनर। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दोस्तों अनुशासनात्मक प्राधिकारी या दोस्तों अनुशासनात्मक प्राधिकरण बोल दो, प्राधिकारी बोल दो आप तो, ठीक है। 13 के अंदर दोस्तों अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, ठीक है दोस्तों, जो प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट करेगी वो कौन कौन सी होगी। पार्ट नंबर 6 में दोस्तों प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज। अब इसके अंदर पूरा प्रोसीजर दिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों किसी स्टेप के अंदर क्या है, क्या क्या चीज़ें होगी। सबसे पहले चार्ज ऑफिसर है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों उसको बोला जाएगा कि हाँ भैया तेरे खिलाफ क्या है, ये चार्जेस लगे हैं, फिर वो अपना जवाब दे देगा, ठीक है। वो जवाब अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं करता तो फिर दोस्तों आगे की कार्रवाई स्टार्ट होगी। प्रेजेंटिंग ऑफिसर आएंगे, ठीक है, इंक्वायरी ऑफिसर आएंगे, डिफेंस असिस्टेंट आएगा, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस जो क्या है इसके अंदर दिया हुआ है। प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी दोस्तों अगर प्रारंभिक जांच के आधार पर वो डिसाइड कर लेती है, मान लो अथॉरिटीज़ की हाँ इस पे मेजर लगाएंगे, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। एक्शन ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट। इंक्वायरी रिपोर्ट जब दोस्तों आ जाएगी उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी दोस्तों होती है तो उसका क्या प्रोसीजर है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। इसके अंदर है दोस्तों ऑर्डर्स मेड बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शैल बी कम्युनिकेटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन का ऑर्डर क्या है दोस्तों, जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जो भी दोस्तों अनुशासनात्मक प्राधिकारी जो हैं, जो भी ऑर्डर देंगे उसको कम्युनिकेट करना है आपको गवर्नमेंट सर्वेंट को। ऐसा नहीं है ऑर्डर दे दिया खुद ही लेके बैठ के, गवर्नमेंट सर्वेंट तक तो जाना चाहिए वो, ठीक है। फिर इसके बाद है दोस्तों कॉमन प्रोसीडिंग्स। कॉमन प्रोसीडिंग का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट पर जब चार्जेस लगा है, ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों क्या है एक ही जगह कॉमन प्रोसीडिंग करना। स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस आ गया, ठीक है। तो दोस्तों कॉमन प्रोसीडिंग के अंदर क्या है 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट पर अगर चार्जेस लगेंगे तो उनकी कॉमन प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस। और दोस्तों कुछ सर्टेन केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या है कुछ स्पेशल प्रोसीजर है। जैसे दोस्तों किसी पे क्रिमिनल चार्ज लग जाए, ठीक है, तो उसके लिए इंक्वायरी होल्ड करना प्रैक्टिसेबल नहीं है, ठीक है। या दोस्तों प्रेसिडेंट को लगे कि अगर कोई अपने इंक्वायरी प्रोसीड करेंगे, इंक्वायरी होल्ड करेंगे तो वो क्या है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या अलग से प्रोसीजर दिए गए हैं, ठीक है। उनको क्या है इन जो जनरल प्रोसीजर है वहाँ से उसकी प्रोसीडिंग नहीं होती, ठीक है। 20 नंबर देखिए दोस्तों प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिसर्स लेंड टू स्टेट गवर्नमेंट। अगर दोस्तों कोई भी ऑफिसर है उसको स्टेट गवर्नमेंट को लेंड कर दें तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है। प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिसर बोरोड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ले आओ, ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर ले आओ, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, ठीक है। पार्ट नंबर 7 में दोस्तों अपील्स के बारे में है, ठीक है। नीचे वाली अथॉरिटियों ने सब कुछ दे दिया, मान लो आपके पीसीडीए के ने क्या है आपके ऊपर चार्जेस वगैरह लगा दिए, तो अपीलेट अथॉरिटी क्या होगी दोस्तों ऊपर उसके ऊपर वाली सीजेडीए, राइट। तो क्या है अपील करना, राइट। जैसे दोस्तों हम आरटीआई एक्ट के अंदर अपील करते थे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की, किसके, अपीलेट अथॉरिटी से, ठीक है। वो फर्स्ट अपील मानी जाती थी। अपीलेट अथॉरिटी की शिकायत करनी है दोस्तों तो हम आयोग के अंदर करते थे, वो दोस्तों क्या है सेकंड अपील मानी जाती थी, राइट। 22 नंबर देखिए दोस्तों ऑर्डर्स अगेंस्ट विच नो अपील्स लाई। अब कुछ दोस्तों ऑर्डर ऐसे आते हैं जिसके खिलाफ क्या है आप अपील कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो उस प्रकार के भी कुछ मामले हैं। आगे चलिए दोस्तों 23 नंबर देखिए दोस्तों ऑर्डर्स अगेंस्ट विच अपील लाइज। कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जिसमें दोस्तों अपील क्या है लाई करती है, अपील कर सकते हो। अपीलेट अथॉरिटी दोस्तों कौन कौन सी है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील, अपील कितने दिनों में करेंगे। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अपील, कैसा कैसा फॉर्म यूज़ होगा। कंसिडरेशन ऑफ अपील, अपील को कंसिडर कैसे किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड अपील, उसको ऑर्डर को और अपील को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर दोस्तों 8 देखिए रिवीजन एंड रिव्यू। रिवीजन है दोस्तों 29 में, 29A में रिव्यू की बातें हैं। मिसलेनियस में दोस्तों सर्विस ऑफ ऑर्डर्स नोटिसेस, इसको है कि इंडिविजुअल को इंटीमेट करा जाएगा, ठीक है, नोटिसेस से। पावर टू रिलैक्स टाइम लिमिट एंड कंडोन डिले, ठीक है दोस्तों कुछ पावर दी गई है जिसके अंदर क्या है आप टाइम लिमिट को रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ कमीशन एडवाइस, ठीक है, ये दोस्तों डिलीट कर दिया गया है। 33 नंबर देखिए ट्रांजिटरी प्रोविजंस है। 34 में रिपील एंड सेविंग है। 35 के अंदर रिमूवल ऑफ डाउट है। तो दोस्तों ये जब अपने पर्टिकुलर जो रूल पढ़ेंगे तब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने रूल वाइज। अब दोस्तों शुरू के नियम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब मेन जो इसकी स्टोरी जो है वो सस्पेंशन से स्टार्ट होगी, ठीक है, जो आगे नियम आएगा। चलिए दोस्तों पढ़ना तो अपने को पूरा ही है। सीसीए रूल 1965 है। पार्ट 1 जो है दोस्तों वो क्या है जर्नल 1 से लेकर 3 तक नियम। पहला है दोस्तों शोर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दीज रूल्स में बी कॉल्ड द सीसीए रूल 1965। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 1 दिसंबर 1965, ठीक है। ये तारीख याद रख सकते हो आप, 1/12/1965 को क्या है ये दोस्तों इफेक्ट में आए, राइट। रूल 2 है दोस्तों इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन रिलेशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट मींस द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विस, ठीक है। दोस्तों अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या होगी, नियुक्तिकर्ता अधिकारी जो आपको नियुक्त करेगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी,
राइट। डी है दोस्तों कमीशन। कमीशन मीन्स कौन सा, यूपीएससी। यूपीएससी के जो जहाँ पे भी कमीशन की बात करेगा पूरे इसके एक्ट के अंदर, उसके अंदर यूपीएससी से रिलेटेड होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अगर कमीशन की बात करता है। डिफेंस सर्विसेज का मतलब क्या है दोस्तों, मीन्स सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पेड आउट ऑफ द डिफेंस सर्विस एस्टीमेट। ठीक है, डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से दोस्तों जो क्या है जिनकी पेमेंट होती है उनको क्या है दोस्तों डिफेंस सर्विसेज बोला जा रहा है। डिफेंस सर्विसेज मीन्स सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट। और दोस्तों इसमें एक बात और बोली गई है कि जो डिफेंस सर्विसेज जो हैं, जो डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से जिनका पैसा जा रहा है उनके ऊपर आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और दोस्तों एयरफोर्स एक्ट लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ये डिफेंस सर्विसेज के अंदर जो लोग हैं जिनकी पेमेंट डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से हो रही है वो एज ए दोस्तों क्या है अब सिविलियन काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो वर्दीधारी लोग हैं, जिन जो यूनिफॉर्म वाले लोग हैं, ठीक है, जो आर्मर्ड फोर्सेस को लोग हैं, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज के अंदर, वो दोस्तों क्या है उन पे आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट लागू होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं जनरली जो रिटायर्ड जो लोग होते हैं डिफेंस सर्विसेज के, ठीक है, बाद में जो सिविल पोस्ट डिफेंस के अंदर धारण कर लेते हैं, जिनकी पेमेंट डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से होती है, वो ये लोग होते हैं। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स। एफ देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन से डिपार्टमेंट, एनी एस्टेब्लिशमेंट और ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट बाय ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट टू बी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति दोस्तों क्या है, कोई एस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में बोल देंगे कि ये आज से डिपार्टमेंट है, तो वो क्या है डिपार्टमेंट हो जाएगा। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दोस्तों, अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी, ठीक है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी क्या है दोस्तों, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अंडर दीज रूल्स टू इम्पोज ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन रूल 11। रूल 11 में दोस्तों क्या पेनल्टी दी गई है। ठीक है, मेजर का पूछूं तो कितने में है, वो 14 में है। बड़ी पेनल्टी दोस्तों छोटा रूल, छोटी पेनल्टी बड़ा रूल, ठीक है, 14 और 16। एच देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स ए पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ ए सर्विस और होल्ड्स ए सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन एंड इंक्लूड्स एनी सच पर्सन और ए फॉरेन सर्विस और हु सर्विसेज आर टेम्पररी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। ठीक, गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों क्या है, सरकारी कर्मचारी है। वो क्या करता है दोस्तों, सर्विस या कोई पोस्ट होल्ड करता है, ठीक है, केंद्र सरकार के अंदर, फॉरेन सर्विस के अंदर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, लोकल अथॉरिटी के अंदर, वो सारी क्या है दोस्तों सरकारी कर्मचारी है। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आई नंबर है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, एचओडी की बात करता है ये। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दोस्तों अपना कौन है, डीएडी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर्स एज अपॉइंटिंग। ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दोस्तों क्या है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी हो सकता है, वो दोस्तों डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी हो सकता है, एपीलेट अथॉरिटी भी हो सकता है, रिव्यूइंग अथॉरिटी भी हो सकता है। मीन्स द अथॉरिटी डिक्लेयर्ड टू बी द एचओडी अंडर द फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल और द सिविल सर्विस रेगुलेशंस। ठीक है, तो दोस्तों एचओडी क्या है, ये सारी चीज़ें कर सकता है। और अगर कोई डिपार्टमेंट बड़ा है जैसे, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे हमारे डिपार्टमेंट के अंदर सीजीडीए जो है वो दोस्तों सीजीडीए ऑफिस के अंदर क्या है अपॉइंटिंग अथॉरिटी काम करता है। ठीक है, जो बड़ी रैंक के हैं। उसके बाद दोस्तों डिप्टी सीजीडीए एएन का जो है, डिप्टी सीजीडीए जो है वो दोस्तों अलग जो रैंक के अधिकारी है उनको लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी काम। उसका दोस्तों एक चार्ट बना हुआ है, वो अपने चार्ट भी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, राइट। दोस्तों डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की बात करते हैं अपने बार बार, तो वो एचओडी भी हो सकता है। ठीक है, राइट। एपीलेट अथॉरिटी अपील भी अपने कर सकते हैं। मान लो इससे छोटे जो एचओडी था, उससे छोटी रैंक के जो अधिकारी थे, उन्होंने क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग प्रारंभ करी, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी अपील किधर करेंगे, अपने एचओडी के पास जाके, राइट। तो इस प्रकार की बातें हैं। हेड ऑफ द ऑफिस, ये तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द ऑफिस फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर्स एज अपॉइंटिंग। अब दोस्तों हेड ऑफ द ऑफिस जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकता है, ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकती है, वो दोस्तों एपीलेट अथॉरिटी हो सकती है, वो दोस्तों रिव्यूइंग अथॉरिटी भी हो सकती है। मीन्स द अथॉरिटी डिक्लेयर टू बी हेड ऑफ द ऑफिस अंडर द जीएफआर, जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अंदर दोस्तों क्या है जिसको बनाया गया है। इधर बोला था दोस्तों फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स एफआरएसआर एंड सीएसआर, इधर था दोस्तों जीएफआर। शेड्यूल्स दोस्तों मीन्स द शेड्यूल टू दीज रूल्स। ठीक है दोस्तों, जैसे संविधान के अंदर शेड्यूल अपनों ने पढ़े थे, अनुसूचियाँ पढ़ी थी, जैसे पूरा संविधान दे दिया, उसके सपोर्ट में बोल दिया कि इसके ये संविधान पूरा इसमें खचपच ना हो जाए, ये पूरा भर ना जाए। जिन शब्दों का दोस्तों बार बार यूज होता था, जैसे स्टेट्स राज्य का यूज होता है, तो उसके लिए एक अलग सूची बना दी। वेतन भत्तों की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है, संविधान में दोस्तों कईयों का वेतन भत्ता मिलता है, जैसे प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो उनके लिए एक अलग सूची बना दी। शपथ का फॉर्मेट दोस्तों क्या अलग सूची में रख दिया।
ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों क्या है, अनुसूचियाँ बना दी थी। इसी प्रकार इसमें अनुसूचियाँ बना दी, किताब के लास्ट में दोस्तों क्या है, अनुसूचियाँ दी गई है, जिसके अंदर क्या सर्विसेज के बारे में उल्लेख किया गया है। आई नंबर देखिए दोस्तों, सेक्रेटरी के बारे में बातें करता है। सेक्रेटरी मीन्स द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एंड इंक्लूड्स। सेक्रेटरी क्या होता है दोस्तों, सचिव होते हैं। ये दोस्तों सुपर सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं। और सचिव दोस्तों आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली जो नीतियाँ वगैरह बनाते हैं वो काम इन्हीं का, सचिव का ही होता है। ठीक है, एक दोस्तों हमारे जो चुन के जो लोग जाते हैं, ठीक है, हमारे दोस्तों जो चुन के लोग गए हैं वो हो गई जो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। एक होगी दोस्तों जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट की बॉडी। ठीक है, तो इनका दोस्तों ये पैरेलल चलते हैं दोनों लोग। ठीक है, एक साइड मंत्री होगा, एक साइड सचिव होगा। एक साइड कोई दोस्तों चुन के जाएगा, एक साइड दोस्तों क्या है, गवर्नमेंट का लोग होगा। एक तरफ दोस्तों जैसे देखा होगा, एक तरफ सरपंच होगा, एक तरफ पटवारी होगा, ठीक है, ग्राम सेवक होगा। एक तरफ दोस्तों क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक तरफ उनका दोस्तों क्या होगा, उनका कैबिनेट होगा, राइट। कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री होंगे तो उनका दोस्तों क्या एक अपना सचिवालय भी होगा, उसके अंदर सारे कैबिनेट मंत्रियों के साथ दोस्तों क्या एक एक सचिव चिपका होगा, ठीक है, उनको गाइडेंस करने के लिए, राइट। तो देखिए दोस्तों, सेक्रेटरी मीन्स द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एंड इंक्लूड्स, कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर हो सकता है। ए स्पेशल सेक्रेटरी और एन एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी प्लेस्ड इन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, कोई भी दोस्तों मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट दे दी उसको, इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया। आगे चलिए दोस्तों, 3 नंबर में इन रिलेशन टू द कैबिनेट सेक्रेटरीट, द सेक्रेटरी टू द कैबिनेट। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट की बात तो मैंने अभी बताई आपको, कैबिनेट मंत्री होते हैं तो उसका क्या है, अपना एक सचिवालय होगा। ठीक है, इन द रिलेशन टू द प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को हेल्प कौन करेगा, प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी करेगा। इन रिलेशन टू द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इन रिलेशन टू द प्लानिंग कमीशन, द सेक्रेटरी टू द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को दोस्तों अब क्या है, नीति आयोग बोलते हैं। ठीक है, नीति आयोग, राइट। प्लानिंग कमीशन अब दोस्तों क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को अब क्या है दोस्तों, नीति आयोग बोलते हैं। एम नंबर देखिए तो सर्विसेज मीन्स ए सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन। ठीक है, ये हुआ दोस्तों रूल नंबर 2 कंप्लीट। 3 नंबर देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन। दीज रूल्स शैल अप्लाई टू एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग एवरी सिविलियन गवर्नमेंट इन द डिफेंस सर्विसेज बट शैल नॉट अप्लाई। ठीक है, सभी पे लागू होंगे, जो डिफेंस सर्विसेज के अंदर दोस्तों जो सिविलियन लोग हैं उन पे भी लागू होंगे। ठीक है, अब दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के अंदर अभी डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया था जिन पे आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और जो एयरफोर्स एक्ट लागू नहीं होता। मतलब जो दोस्तों यूनिफॉर्म वाले लोग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जो यूनिफॉर्म लोग वाले लोग हैं उनके ऊपर उनको डिफेंस सर्विसेज वाला नहीं बोला गया है इन नियमों के अंदर। ठीक है वो डिफेंस सर्विसेज, लेकिन वो ये नियम उन पे लागू नहीं होंगे। जो वर्दी वाले लोग हैं उनके ऊपर दोस्तों अलग से उनके क्या है दोस्तों, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, अलग से उनका प्रोसेस है। ठीक है, उनको पेनल्टी देने का, राइट। तो ये देखिए दोस्तों, दीज रूल शैल अप्लाई टू एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग एवरी सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इन द डिफेंस सर्विसेज, सभी पे लागू होंगे। ठीक है, और दोस्तों जैसे कंडक्ट रूल पढ़ा था किन पे लागू नहीं होंगे, बट शैल नॉट अप्लाई टू, ऐसे ही दोस्तों CCA रूल कहाँ अप्लाई नहीं होंगे वो इसके अंदर बताया गया है। देखिए दोस्तों, एक में है रेलवे सर्वेंट, जो रेलवे के लोग हैं दोस्तों उन पे CCA नहीं लागू होंगे, क्योंकि कंडक्ट भी नहीं लागू होते तो फिर ये भी लागू नहीं होंगे। एनी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, उस पर लागू नहीं। ऑल इंडिया सर्विस दोस्तों क्या है, IAS, IPS और दोस्तों IFS, ये फॉरेस्ट वाला है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। एनी पर्सन इन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, दोस्तों कैजुअल किसी की एम्प्लॉयमेंट है, परमानेंट नहीं है, उस पर ऊपर लागू नहीं। प्रेसिडेंट में बाई ऑर्डर एक्सक्लूड एनी ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ दीज रूल्स। दोस्तों प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ऑर्डर निकाल के एक्सक्लूड कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के कोई ग्रुप को कि जिसके ऊपर ये CCA लागू नहीं होंगे। जैसे दोस्तों GIDs के अंदर क्या है, प्रेसिडेंट ने इसी की पावर का यूज़ करके क्या है कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया हुआ है, राइट। इफ़ एनी डाउट राइजेज द मैटर शैल बी रेफर टू द प्रेसिडेंट हु शैल डिसाइड द सेम। ठीक है, कोई भी डाउट राइज होता है तो उस मैटर को किसको, प्रेसिडेंट को दे दो, वो डिसाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, GID है इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन है, पर्सन टू हुम नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और कौन कौन से लोग हैं जिन पे लागू नहीं होंगे, सब रूल 2 ऑफ रूल 3, द प्रेसिडेंट हेयर बाय डायरेक्ट्स दैट द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी होली एक्सक्लूडेड। ठीक है, औरों लोगों को भी दोस्तों क्या है एक्सक्लूड किया गया, जैसे MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, इसके अंदर दोस्तों लोकली जो रिक्रूटेड स्टाफ होता है इन मिशंस अब्रॉड। अब दोस्तों अब लोकली रिक्रूटेड स्टाफ होता है अब्रॉड मिशंस के अंदर। ठीक है, तो अब दोस्तों MEA, अब इतना इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि लोकली रिक्रूटेड स्टाफ कौन सा है। ठीक है, MEA का क्या काम है, एक्सटर्नल अफेयर का क्या काम है। दोस्तों आप तो इतना समझिए, MEA है एक्सटर्नल अफेयर का काम है, मतलब ये विभाग जो एक्सटर्नल मैटर होते हैं उनके ऊपर क्या है ये काम देखते हैं। तो इसके अंदर जो लोकली रिक्रूटेड स्टाफ होगा, लोकली रिक्रूटेड स्टाफ जो होगा,
ठीक है, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है दोस्तों, इसके अंदर पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, उसके अंदर दोस्तों एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स है दोस्तों, उसके ऊपर दूसरा है दोस्तों मंथली रेटेड स्टाफ पेड फ्रॉम कंटीजेंसी अदर देन दोज बोट ऑन द रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक दोस्तों, इसके अंदर बोल दिया कि जो पार्ट टाइम जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, जो पार्ट टाइम जॉब है, जैसे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट हुआ, मंथली रेटेड स्टाफ है, जो जिनकी पेमेंट ही कंटीजेंसी से हो रही है, ठीक है, अदर देन दोज ब्रॉट ऑन द रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट, जो रेगुलर नहीं है, ठीक है, वो तो दोस्तों अलग ही रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर भी इनको क्या है, कोई क्लैरिटी के लिए क्या इनको फिर भी क्या है अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजंस बना के टाइम टू टाइम दिया है। आगे चलिए दोस्तों, और दोस्तों देखिए डेली रेटेड स्टाफ है जो कंटीजेंसी से पे होता है, नॉन डिपार्टमेंटल टेलीग्राफिक एंड टेलीफोनिक ऑपरेटर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर दोस्तों पुलिस ऑफिसर्स अप टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। अगला है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, इसके अंदर प्रेसिडेंट्स गार्डन एस्टेब्लिशमेंट एंड स्टेट ऑफिस, ठीक है। प्रेसिडेंट का दोस्तों जो गार्डन है उसके अंदर कुछ एस्टेब्लिशमेंट या कोई ऑफिस है उनको अलग रखा गया है इस CC रूल से, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके अंदर लोकली रिक्रूटेड स्टाफ है इन टूरिस्ट ऑफिस अब्रॉड, ठीक है। तो एक बार दोस्तों देख लिया, कोई इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। पार्ट 2 देखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर रूल नंबर 4 से लेकर 7 तक। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन शैल बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब दोस्तों सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप बी के अंदर दोस्तों गैजेटेड और नॉन गैजेटेड दोनों टाइप की सर्विसेज है, गैजेटेड और नॉन गैजेटेड, ठीक है। ग्रुप सी तो पूरा दोस्तों क्या है नॉन गैजेटेड है, ठीक। इससे पहले दोस्तों ABCD होते थे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 भी क्या है होते थे, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों पार्ट 3 जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ठीक है, नियुक्तिकर्ता अधिकारी। रूल 8 है दोस्तों, अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट, ठीक। ग्रुप ए सर्विसेज और पोस्ट पे क्या है नियुक्तिकर्ता अधिकारी कौन है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है। ऑल अपॉइंटमेंट्स टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप ए शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। दोस्तों प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इनको अपॉइंटमेंट करते हैं, या दोस्तों प्रेसिडेंट क्या डेलीगेट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट करने की पावर किसी और को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि ग्रुप ए सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लोगों के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज द प्रेसिडेंट, राइट। इसके बाद दोस्तों रूल नंबर 9 जो है अपॉइंटमेंट टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट, ठीक है। ग्रुप ए के अलावा दोस्तों क्या है अलग जो अपॉइंटमेंट जो होती है, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन होता है। जैसे दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या है ये अलग अलग अपॉइंटमेंट हो सकती है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकती है। जैसे दोस्तों PCDA CDA ऑफिस के अंदर कोई भी ग्रुप C पोस्ट है, ठीक है। W मान लो दोस्तों ग्रुप B गैजेटेड पोस्ट है, या दोस्तों ऑडिटर क्लर्क MTS मान लो, या इसको ऐसे बोल दो W तथा इसके नीचे की रैंक के लिए, ठीक है। ऐसे बोल दो दोस्तों W तथा इसके नीचे की रैंक सभी रैंक के लिए क्या है अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो क्या है वो दोस्तों क्या है PCDA है, ठीक है। अब दोस्तों AO वगैरह है, ठीक है, हिंदी ऑफिसर जो है इसके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी PCDA CDA ऑफिस के अंदर क्या है दोस्तों CGDA ही होते हैं। ये दोस्तों एक पूरा चार्ट है, उसको अपने क्या अलग से डिस्कस कभी करेंगे, या ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में अपने डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो ये हुआ दोस्तों रूल नंबर 9। अब दोस्तों रूल नंबर 10 जो है पार्ट 4 सस्पेंशन है, ठीक है। ये दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों कि इसको क्या है फ्रेश स्टार्ट करेंगे और सस्पेंशन को दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या नियम कानून क्या है जो भी दिए गए हैं। ये सर नो, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और दोस्तों ये मत बोलिए बार बार कि सर ऑडिट कोड अकाउंट कोड, वो भी अपने करेंगे इसके खत्म होने के जाने के बाद, इसलिए चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करा करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SAS एग्ज़ाम। फ्रेंड्स एज यू ऑल नो, अपने प्रीवियस वीडियो से CCS CCA रूल्स 1965 के बारे में चर्चा करनी स्टार्ट करी थी, राइट। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों अपनों ने बेसिक क्या क्या होता है, CCS CCA रूल होते क्या हैं, किन पे लागू होंगे, किन पे लागू नहीं होंगे, राइट। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर था, बेसिक तो जो ढांचा था अपनों ने वो डिस्कस करा था, राइट। तो आज दोस्तों अपने उसी से आगे की कड़ी में 9 नंबर रूल तक पढ़ लिया था, प्रीवियस में 1 से 9 पढ़ लिया था। आज अपने दोस्तों रूल नंबर 10 जो है सस्पेंशन से पार्ट 4 के अंदर उससे आगे डिस्कस करेंगे, राइट। और कोशिश करेंगे दोस्तों सस्पेंशन से रिलेटेड सारी बातें जो है आज के लेक्चर में अपने कंप्लीट कर लें। ये सॉर्ट नो, तो देखिए दोस्तों सस्पेंशन या निलंबन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं निलंबन, ठीक है। आपने दोस्तों जनरली सुना होगा कि ये बंदा सस्पेंड हो गया,
ठीक है, वो सस्पेंड होता क्यों है, सस्पेंड उसको करता कौन है, कितने टाइम तक सस्पेंड रहता है, उसके क्या क्या अधिकार छीन लिए जाते हैं, क्या क्या अधिकार उसको मिलते हैं। ठीक है, तो वो तमाम तरीके की बातें दोस्तों क्या इस सस्पेंशन के अंदर सारी दी गई है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्पेंशन जो है रूल नंबर 10, और 1 से 2 सवाल जो है, कम से कम 2 सवाल तो आप मान सकते हो कि इसमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों बहुत इजी फैक्ट हैं। ठीक है, आपको बहुत इजी वे में याद हो जाएंगे। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल उसके अंदर नहीं आएंगी, बस 5-7 फैक्ट आपको याद करने हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत जो ट्रू फॉल्स की लाइनें हैं वो याद करनी है, आपके 2 नंबर पक्के यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सस्पेंशन से रिलेटेड क्या है, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। पहले तो बोल दिया अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब दोस्तों अपॉइंटिंग अथॉरिटी जब भी दिमाग में है तो आप अपने आप पर लेके देख लिया करो। ठीक है, कोई इंडिविजुअल, मान लो आप ऑडिटर हो, राइट, तो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है। अगर आप कोई रीजनल पीसीडीए में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी दोस्तों पीसीडीए है, राइट। तो आप खुद को वहाँ पे रख के देख लिया करो कि हाँ मैं इंडिविजुअल हूँ। ठीक है, सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर सकती है, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी या एनी अदर अथॉरिटी टू विच इट इज़ सबऑर्डिनेट। क्या तो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी। ठीक है, आप अपने आप को दोस्तों क्या है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी मतलब आप कोई पीसीडीए में काम कर रहे हो, आप ऑडिटर हो, तो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या हो जाएगी, पीसीडीए हो जाएंगे आप। या तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी टू विच इट इज़ सबऑर्डिनेट। ठीक है, या कोई और अथॉरिटी जिसके अंडर में क्या है ये काम करते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी। या दोस्तों डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अनुशासनात्मक जो प्राधिकारी हैं वो। या दोस्तों एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर। या दोस्तों कोई और अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट ने जर्नल या स्पेशल ऑर्डर निकाल के, ठीक है, उनके बिहाफ पे वो अथॉरिटी काम करती है। मे प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, तो वो क्या है गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या है सस्पेंशन में डाल सकती है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी टू विच इट इज सबऑर्डिनेट। ठीक है, उसके सबऑर्डिनेट है द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और कोई और अथॉरिटी एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो काम करती है उनको एम्पावर किया हुआ है, पावर दी गई है जर्नल या स्पेशल ऑर्डर निकाल के। ठीक है, और दोस्तों कब कब करेगी, वेयर ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और इज पेंडिंग। ठीक है, हिम का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, GOVERNMENT, गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट, जिस पे क्या चार्जेस लगे हैं और उसके खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। ठीक है, तो उसको क्या है दोस्तों, उस गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड किया जा सकता है। वेयर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंटेम्पलेटेड और इज पेंडिंग। ठीक है, या तो उस पर विचार किया जा रहा है या वो बीच में है पेंडिंग। वेयर ए केस अगेंस्ट हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। या दोस्तों जो इंडिविजुअल है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके रेस्पेक्ट में कोई क्रिमिनल ऑफेंस, उसने कोई क्राइम कर दिया दोस्तों, तो उसका इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंक्वायरी है, उसका कोई ट्रायल चल रहा है। ठीक है, सस्पेंशन लगाएगा कौन, ये लोग सस्पेंशन लगाएंगे क्यों, कौन से हालात में, इसके अंदर। ठीक है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब दोस्तों ये तो बोल दिया कि सस्पेंशन लगाएंगे, कई बार क्या है ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड आदमी माना जाता है, कौन से हालातों में, अगर ऐसी ऐसी बातें हो। डीम्ड का मतलब क्या है, माना जाएगा। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी दोस्तों ऑर्डर निकाल देगी तो कोई भी इंडिविजुअल जो क्या है वो सस्पेंड माना जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कब माना जाएगा, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, क्रिमिनल ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, कोई बात नहीं, विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिटेंशन इफ ही इज डिटेन्ड इन कस्टडी वेयर ऑन ए क्रिमिनल चार्ज और अदरवाइज फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपको डिटेंशन में कर लिया जाता है, डिटेंशन का मतलब क्या, कैद में या हिरासत में, आपको जेल में ले गए और जेल में पटक दिया। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिटेंशन, जिस टाइम पे आपको दोस्तों जेल में डाला है, जिस दिन आपको जेल में डाला है, इफ़ ही इज़ डिटेन्ड इन कस्टडी, ही का मतलब क्या है दोस्तों, वो गवर्नमेंट सर्वेंट को कस्टडी में डिटेन कर लिया, वेयर ऑन ए क्रिमिनल चार्ज और अदरवाइज, या तो दोस्तों आपने कोई क्राइम करा है इसलिए पटका होगा जेल में आपको, या कोई और कारण से पटका होगा जेल में। ठीक है, फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स। दोस्तों याद आपको ये बात रखनी है, 48 घंटे से ज़्यादा, 48 आवर से ज़्यादा, 48 आवर्स या 48 घंटे से ज़्यादा अगर आप हिरासत में रहते हो, डिटेंशन में रहते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड माना जाएगा। ठीक है, बस अपॉइंटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर निकाल देगी कि आप सस्पेंड हो। ठीक है, आप दोस्तों जेल में चले गए, 48 घंटे से ज़्यादा जेल में आप रहे तो आप ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डीम्ड टू बी सस्पेंडेड, राइट। इसमें करते हैं सस्पेंड, इसमें माना जाओगे। आगे चलिए,
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बी नंबर में है विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन। ठीक है, कोई इंडिविजुअल है दोस्तों, उसको कॉन्विक्ट कर लिया। दोस्तों दो शब्द होते हैं, एक होता है कॉन्विक्ट, एक होता है एक्विट। एक्विट का मतलब क्या है, बरी हो जाना, दोष मुक्त हो जाना। कन्विक्ट का मतलब होता है, कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, दोष सिद्धि हो गई। ठीक है, आपने कोई दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट करी, राइट, और आप क्या है दोस्तों, दोष सिद्धि आप पे हो गई, राइट। आपने कोई दोस्तों गलत काम किया तो आपकी क्या है, दोष सिद्धि होगी, आप कॉन्विक्ट पाए गए। ठीक है, इफ़ इन द इवेंट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, कोई आपने अपराध किया, आपको क्या है दोस्तों, दोष सिद्धि मानी गई। ही इज़ सेंटेंस्ड टू ए टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स। ठीक है, तो आपको क्या है दोस्तों, 48 आवर्स से ज़्यादा क्या है, जेल हो गई, राइट। ही इज सेंटेंस टू ए टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है, जेल हो गई 48 घंटे से ज़्यादा। एंड इज़ नॉट फोर्थविथ डिसमिसल और रिमूवल और कंपल्सरी रिटायर्ड कॉन्सिक्वेंट टू सच कन्विक्शन। दोस्तों दोष सिद्धि हुई है, तो दोष सिद्धि के अंदर आपके ऊपर पेनल्टी क्या है, ये वाली नहीं लगी, रिमूव्ड, कंपल्सरी रिटायरमेंट और क्या उनसी डिसमिस वाली। ठीक है, डिसमिस, रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायरमेंट वाली क्या है दोस्तों, ये आप पे क्या है, पेनल्टीज़ नहीं लगी। ठीक है, ये मेजर पेनल्टीज़ हैं, ये मेजर पेनल्टीज़ आप पे क्या है, नहीं लगी। उस केस के अंदर भी आपको सस्पेंड हो ये माना जाएगा, यू आर डीम्ड टू बी सस्पेंडेड। ठीक है, उस केस के अंदर भी क्या है दोस्तों, आपको माना जाएगा कि आप सस्पेंड हो चुके हो, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों क्या करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास दोष सिद्धि होगी, आपको जेल में पटक दिया, 48 घंटे से ज़्यादा हो गए तो आप ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गए। क्या उसके अंदर ऑर्डर निकालना, क्या क्या बातें और करनी, ठीक है, कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते दोस्तों सस्पेंड जब भी होगी जब आपके ऊपर ये पेनल्टी ना लगी हो। ठीक है, आपकी दोष सिद्धि होगी और ये पेनल्टियाँ लगी आप पे, डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट, तो फिर आप क्या, आप सस्पेंड थोड़ी होगे, आप तो नौकरी से ही निकाल दिए जाओगे। इसलिए क्या है, इसको जोड़ना जरूरी था, क्योंकि ये पूछ ले कोई कि सर दोष सिद्धि हो गई और मेरे पे तो क्या मेजर पेनल्टी लगी और मुझे डिसमिस कर दिया सर्विस से, तो भी क्या मैं सस्पेंड माना जाऊँ। अरे सस्पेंड क्या माना जाएगा, तू तो नौकरी से निकल ही गया। ठीक है, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। अब 3 नंबर में देखिए दोस्तों क्या लिखा है, वेयर ए पेनल्टी और डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इम्पोज्ड अपॉन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। अगर दोस्तों कोई भी पेनल्टी लग जाती है डिसमिसल की, रिमूवल की या कंपल्सरी रिटायरमेंट की फ्रॉम सर्विस इम्पोज्ड अपॉन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। ठीक है, तो फिर पेनल्टी और डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इम्पोज्ड अपॉन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन के अंदर है दोस्तों बंदा और उसके ऊपर क्या है, ये सारी पेनल्टीज लग जाती है, डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट की, ईच सेट असाइड इन अपील और ऑन रिव्यू। ठीक है, तो इनको दोस्तों क्या है, सस्पेंशन में है बंदा तो इनको एक बार के लिए क्या अलग रख लिया जाता है, डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट को। अपील जब आप करते हो या रिव्यू उसका जब होता है तो इनको अलग रख लिया जाता है। एंड द केस इज रेमिटेड फॉर फर्दर इंक्वायरी और एक्शन और विद एनी अदर डायरेक्शन द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल बी डीम्ड टू हैव कंटिन्यूड इन फोर्स। ठीक है, तो उस केस के अंदर दोस्तों अपील आप करोगे, रिव्यू आप अगर रिव्यू के लिए पिटीशन आप डालोगे तो इस केस इज रेमिटेड फॉर फर्दर इंक्वायरी, केस को दोस्तों फर्दर इंक्वायरी के लिए चलाया जाता है, राइट, और एक्शन विद एनी अदर डायरेक्शन, या कोई और डायरेक्शन देके क्या है उस केस को क्या आगे चलाया जाता है। द ऑर्डर ऑफ हिज सस्पेंशन शैल बी डीम्ड टू हैव कंटिन्यूड इन फोर्स। सस्पेंशन का ऑर्डर दोस्तों क्या है, टूटेगा नहीं। ठीक है, सस्पेंशन में थे, ये चीज़ें लगी आप पे, अगर आपने अपील डाली है तो सस्पेंशन का ऑर्डर ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, वो कंटिन्यूड इन फोर्स में रहेगा। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल फर्दर ऑर्डर। ठीक है, तो ये सारे ऑर्डर भी क्या है दोस्तों लागू रहेंगे, सस्पेंशन भी लागू रहेगा। ठीक है, आप अपील आगे डाल सकते हो, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, 6 नंबर देखिए दोस्तों, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल शैल बी रिव्यूड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू मॉडिफाई और रिवोक द सस्पेंशन। दोस्तों जो ऑर्डर का सस्पेंशन का जो ऑर्डर है, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल। ठीक है, सस्पेंशन का ऑर्डर किसी ने दिया है, ठीक है, उसको क्या है दोस्तों रिव्यू करा जाता है, किसके द्वारा, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू मॉडिफाई और रिवोक द सस्पेंशन। ऐसी अथॉरिटी के द्वारा या तो उसको जो मॉडिफाई कर सकती है या दोस्तों उसको रिवोक कर सकती है, रद्द कर सकती है सस्पेंशन के ऑर्डर को, उसके द्वारा दोस्तों क्या रिव्यू करा जाता है। मेनली इसके अंदर रिव्यू की बात करते हैं। ठीक है, रिव्यू की बात करती है। पहले दोस्तों आप सस्पेंड हो गए, आप पे सस्पेंशन का ऑर्डर लग गया, ठीक है, तो उसको दोस्तों बिफोर एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, मान लो 1 जनवरी को आप सस्पेंड हो गए, ठीक है, और उससे दोस्तों 90 दिन काउंट कर लो, आप जितने भी बनते हैं 90 दिन, ठीक है, 90 दिन काउंट कर लो। उस डेट तक क्या है आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग मार्च एंड तक क्या है आपको आपके सस्पेंशन को रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है,
बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ, और रिव्यू करेगा कौन? जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, जो मॉडिफाई या रिवोक कर सकती है। इतनी बात समझ में आई। 90 दिन के अंदर आपको क्या है दोस्तों, उस सस्पेंशन को रिव्यू करना पड़ेगा। एक तो फैक्ट ये हो गया, और ये सवाल पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब ये भी पूछ लेगा आपसे, आगे के पैरा में बताया गया कि सबसे पहले क्या है, 90 दिन के लिए कम से कम क्या सस्पेंड करते ही करते हैं उसको, ठीक है, कि 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, राइट। अगर 3 महीने से ज़्यादा करना है तो फिर इसको क्या रिव्यू करना पड़ेगा। एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज एट ए टाइम, ठीक है दोस्तों। जो सस्पेंशन का एक्सटेंशन है, रिव्यू कर दिया मान लो, तो उसको भी क्या है मैक्सिमम 180 डेज तक क्या सस्पेंशन के पीरियड को स्ट्रेच कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी इंडिविजुअल 6 मंथ तक जो क्या है मैक्सिमम सस्पेंड रह सकता है। 180 डेज़ का मतलब क्या हुआ, एक महीने में 30 दिन मान लो एवरेज, तो यानी 6 मंथ तक क्या है वो सस्पेंड रह सकता है, राइट। एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल शैल बी रिव्यूड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू मॉडिफाई और रिवोक द सस्पेंशन, ठीक है। जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है मॉडिफाई रिवोक करने के लिए, वो रिव्यू करेगी बिफोर एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन। जिस डेट को इस सस्पेंशन लगा था उससे 90 दिन के भीतर भीतर क्या है वो रिव्यू करेगी। एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज एट ए टाइम। और दोस्तों एक्सटेंशन का जो सस्पेंशन का एक्सटेंशन जो है, सस्पेंशन का एक्सटेंशन देखिए राइम बन गया, सस्पेंशन का जो एक्सटेंशन है शैल नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज एट ए टाइम। और दोस्तों एक वक्त के लिए दोस्तों 6 महीने से ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते सस्पेंशन के पीरियड को। 7 नंबर देखिए दोस्तों, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर सब रूल 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 के अंदर दोस्तों क्या था, आपने देखा था कि सस्पेंड हो जाएगा, वो कैसे कैसे सस्पेंड माना जाएगा, शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। तो दोस्तों जो सस्पेंड इंडिविजुअल हुआ है उसको 3 मंथ के लिए वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया, ठीक है, 90 दिन के लिए, ठीक है। शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर पीरियड ऑफ 90 डेज। दोस्तों वो सस्पेंशन का ऑर्डर 90 दिन के बाद वैलिड नहीं है अनलेस इट इज़ एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू, जब तक उसको रिव्यू करके नया उसको एक्सटेंड नहीं करा जाता फॉर ए फर्दर पीरियड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज, ठीक है। 90 दिन के भीतर भीतर जितने दिन के लिए आगे भी उसको क्या एक्सटेंड करा जाएगा, ठीक है। 2 डेटा याद हुए दोस्तों आपको, 90 दिन के लिए पहले सस्पेंड करेंगे उसको, 90 दिन के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अगर इसको एक्सटेंड नहीं किया सस्पेंशन पीरियड को, तो 90 दिन के बाद सस्पेंशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 90 दिन के भीतर भीतर अगर एक्सटेंड करेंगे तो मैक्सिमम पीरियड जो सस्पेंशन का है वो 180 डेज़ का है, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस ऑन सस्पेंशन, ठीक है। तो दोस्तों डीओपीटी का जो ऑर्डर है ओएम नंबर 21/2014 को जो आया है, इसके अंदर सस्पेंशन से रिलेटेड जो क्या है सारी बातों को एक साथ इकट्ठा करके बताया गया है। क्योंकि सस्पेंशन में दोस्तों बार बार सवाल पूछते थे, कोई सस्पेंड हो गया उसको एलटीसी जाना था, वो कहता है मैं तो एलटीसी घूम के आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर दोस्तों गवर्नमेंट के अगर रूल नियम कानून नहीं होंगे तो ठीक है, तो पार उसमें क्या है प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर, राइट। तो इसलिए क्या है ये इंस्ट्रक्शंस दो क्या है डीओपीटी ने क्या है दी 2014 के अंदर। तो देखिए दोस्तों, सस्पेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स मे बी डिफाइंड एज ए टेम्परेरी विड्रावल ऑफ ड्यूटीज़ फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्वेंट पेंडिंग इंक्वायरी इनटू इन हिज और हर कंडक्ट विद साइमल्टेनियस रिडक्शन इन पे एंड विड्रावल ऑफ सम राइट्स प्रिविलेजेस। सस्पेंशन है क्या दोस्तों, सस्पेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही है, अनुशासनात्मक कार्यवाही किसी पे चल रही है, मे बी डिफाइंड एज अ टेम्परेरी विड्रावल ऑफ ड्यूटीज़ फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। तो दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट को टेम्परेरीली ड्यूटीज से विड्रॉ करना ही सस्पेंशन है, ठीक है। टेम्परेरी रूप से तो दोस्तों उसको नौकरी से दूर रखेंगे, ऐसा तो नहीं है। सस्पेंशन कोई पेनल्टी तो नहीं है कि उसको पेनल्टी लगा के निकाल दिया, ठीक है। ये तो दोस्तों पेनल्टी लगने और कार्यवाही जब हो रही होती है उसके बीच का प्रोसेस है, ठीक है। पेनल्टी बाद में लगेगी, अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो उसके बीच के अंदर दोस्तों कैसे उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, राइट। वो बताएंगे सस्पेंड क्यों करा जाता है, ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ ना हो, ऑफिस का माहौल ख़राब ना हो, ये सार्वजनिक हित के अंदर है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो सस्पेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स मे बी डिफाइंड एज ए टेम्परेरी विड्रावल ऑफ ड्यूटीज़ फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। उसको टेम्परेरी विड्रॉ कर लिया पेंडिंग इंक्वायरी इनटू हिज और हर कंडक्ट, ठीक है। उसकी इंक्वायरी जो है वो पेंडिंग है अभी, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया विद साइमल्टेनियस रिडक्शन इन पे एंड विड्रावल ऑफ सम राइट्स एंड प्रिविलेजेस, ठीक है। कुछ राइट छीन लिए दोस्तों, कुछ अधिकार छीन लिए और उसकी तनख्वाह भी क्या है कम कर दी। कितनी कम करी वो अभी देखेंगे अपने, ठीक है। और राइट्स कौन कौन से ले लिए दोस्तों, छुट्टी नहीं जा सकता, एलटीसी नहीं जा सकता, इस प्रकार के बहुत सारे राइट्स भी क्या है इंडिविजुअल से ले लिए जाते हैं। तीसरा देखिए दोस्तों, सस्पेंशन दो नॉट अ पेनल्टी, सस्पेंशन क्या है दोस्तों पेनल्टी नहीं है, इज
टू बी रिस्टोर्ड टू स्पेरिंगली, ठीक है, उसको क्या है दोस्तों, रिस्टोर कर लिया जाता है अच्छे तरीके से। वेन एवर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, नॉट ओनली द गवर्नमेंट लॉस हिज सर्विसेज बट ऑल्सो पेज हिम फॉर डूइंग नो वर्क, ठीक है दोस्तों। जब भी सस्पेंशन हो जाता है कोई इंडिविजुअल का, तो गवर्नमेंट क्या है अपनी सर्विस का, एक तो क्या है इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा ऑफिस के अंदर आकर, और दूसरा क्या है उसको पैसा भी देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है, बिना काम का पैसा भी क्या है गवर्नमेंट को इंडिविजुअल को देना पड़ रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये क्यों देती है गवर्नमेंट, सब्सिस्टेंस अलाउंस क्यों देती है, जो दैनिक निर्वाह भत्ता होता है वो क्यों देती है, क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ये बताया गया है कि हर एक इंडिविजुअल को क्या है दोस्तों प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। और वो दोस्तों क्या है स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर एक बंदे की क्या है इस चीज़ का आर्टिकल नंबर 21 को ध्यान में रखते हुए उसको अच्छे से उसका पालन करे, राइट। तो इसलिए क्या है सब्सिस्टेंस अलाउंस जो क्या है इंडिविजुअल को दिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट दोस्तों उससे काम भी नहीं करवा रही और उसको पैसे भी देने पड़ रहे हैं, इसलिए क्या है उसका रिव्यू भी करा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 180 डेज़ के लिए इसीलिए रखा जाता है क्योंकि कोई इंडिविजुअल है मान लो सस्पेंड है, वो 2 4 5 साल सस्पेंड रहे, बाद में मान लो केस जीत गया, कोई पेनल्टी उस पर नहीं लगी, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या है वो सारे उसका पीरियड ड्यूटी मान लिया जाएगा और उसको सारा एरियर वगैरह पैसे देगी गवर्नमेंट और बिना कोई काम भी नहीं करवा। इसलिए दोस्तों क्या इन चीज़ों को क्या है थोड़ा सा फास्ट करते हैं, सस्पेंशन के पीरियड को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखते, ठीक है। पहले 90 दिन का देते हैं, 90 दिन का दे दिया, फिर उसके बाद इसको रिव्यू करके मैक्सिमम 180 डेज़ तक क्या है उसको स्ट्रेच करेंगे। इट ऑल्सो हैज़ ए स्टिग्मा अटैच टू इट, ठीक है दोस्तों। सस्पेंड हो गया तो एक क्या है एक प्रकार का स्टिग्मा, एक प्रकार का कलंक भी क्या इंडिविजुअल पे लग जाता है कि यार ये तो सस्पेंड हो रखा है, ठीक है। देयर फॉर द डिसीजन टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन मस्ट बी ए केयरफुल कंसिडर्ड डिसीजन एंड ईच केस वुड नीड टू बी कंसिडर्ड ऑन मेरिट्स, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों जो सस्पेंशन के लिए सस्पेंशन जो अगर करते हैं, जो सस्पेंशन का जो डिसीजन है, देयरफॉर द डिसीजन टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन मस्ट बी ए केयरफुली कंसीडर्ड डिसीजन, ठीक है। उसको बहुत दोस्तों ध्यानपूर्वक आपको ये डिसीजन लेना है किसी को अगर आप सस्पेंड कर रहे हो तो, क्योंकि दोस्तों स्टिग्मा लग जाएगा, ठीक है। ये सारे काम भी उसके साथ होंगे, राइट। एंड ईच केस वुड नीड टू बी कंसीडर्ड ऑन मेरिट्स, और दोस्तों प्रत्येक केस जो है उसको उसके केस के मेरिट के हिसाब से, उसके अंदर केस के अंदर क्या क्या बातें हैं उसके हिसाब से क्या है सारे काम आपको जो सस्पेंशन का डिसीजन जो क्या है वो है लेना है, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स। ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, तो दोस्तों कौन कौन से हालात के अंदर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड करा जा सकता है। वेयर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग, ठीक है, अनुशासनात्मक कार्रवाई पे विचार किया जा रहा है या वो चल रही है, पेंडिंग है। बी नंबर में क्या है, वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही हैज़ एंगेज्ड हिमसेल्फ इन एक्टिविटीज़ प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो दोस्तों इंडिविजुअल कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे क्या है राज्य की सुरक्षा खतरे में है, राइट, तो उसके केस के अंदर भी सस्पेंड करा जा सकता है। वेयर केस अगेंस्ट हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ एन क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है। कोई क्रिमिनल ऑफेंस है दोस्तों, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल उसका चल रहा है, ठीक है। 4 नंबर देखिए दोस्तों, ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में कंसीडर इट अप्रोप्रिएट टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर ऑफ सस्पेंशन, कोई भी दोस्तों अनुशासनात्मक जो प्राधिकारी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, वो कंसीडर कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अप्रोप्रिएट टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, ठीक है। तो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को दोस्तों सस्पेंशन के अंदर रखना, वो रख सकते हैं इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कौन कौन से हालात है जिनके अंदर रखेंगे। दीज आर ड्यूली इंटेंडेड फॉर गाइडेंस एंड शुड नॉट बी टेकन एज मैंडेटरी, इनको दोस्तों ओनली गाइडेंस के लिए दिया है, जरूरी नहीं है ये काम करेगा तो आपको सस्पेंड करना ही करना है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों 1 नंबर है, केसेस वेयर कंटिन्यूएंस इन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट विल प्रीजुडिस द इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और एनी इंक्वायरी एप्रीहेंडेड टेम्परिंग विद विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, डिसिप्लिनरी कार्रवाई चल रही है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिस के अंदर आता है, ठीक है, तो वो क्या छेड़छाड़ कर सकता है दोस्तों गवाहों से, सबूतों से, इन्वेस्टिगेशन के अंदर दोस्तों क्या है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए क्या है उसको सस्पेंड कर देते हैं, राइट। वेयर द कंटिन्यूस इन ऑफिस इन द गवर्नमेंट सर्वेंट इज लाइकली टू सीरियसली सबवर्ट डिसिप्लिन इन द ऑफिस इन विच द पब्लिक सर्वेंट इज वर्किंग, राइट। अब इसके अंदर दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है, वेयर द कंटिन्यूस इन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज लाइकली टू सीरियसली सबवर्ट डिसिप्लिन इन द ऑफिस इन विच द पब्लिक सर्वेंट इज वर्किंग, ठीक है। तो दोस्तों जिस ऑफिस के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहा है तो उसका जो डिसिप्लिन है उसको वो ख़राब कर सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों ऐसे केसेस हैं तो भी क्या है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, राइट। वेयर द कंटिन्यूस इन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी अगेंस्ट द वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अगर दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल का
अगर वो ऑफिस आता है तो वो अगेंस्ट है सार्वजनिक हित के अंदर, वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, तो भी क्या सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, फिर एलिगेशंस हैव बीन मेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट आर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी एंड प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हैज़ रिवील्ड दैट। दोस्तों, वेर एलिगेशंस हैव बीन मेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट, जब भी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट पे मान लो एलिगेशंस लगे, आरोप लगे, एंड प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हैज़ रिवील्ड दैट, और दोस्तों प्राइमरी जो प्रारंभिक जांच करवाई है उसमें ये देखा गया है a prima facie case is made out which would justify his prosecution। और दोस्तों प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर क्या रिवील हुआ है, ए प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट विच वुड जस्टिफाइड हिज प्रोसिक्यूशन। ठीक है दोस्तों, प्राइमा फेसी उन्होंने देखा कि हाँ कोई भी एलिगेशंस लगे हैं, कोई आरोप लगे हैं, और दोस्तों प्रारंभिक जांच के अंदर ये पाया कि प्राइमा फेसी जो क्या है, जो इंडिविजुअल है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिस पे आरोप लगे हैं वही जिम्मेदार है, उस पर उसमें मुकदमा क्या है दोस्तों चला सकते हैं, उसके प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, और इज़ बीइंग प्रोसीडेड अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। क्या दोस्तों उसको क्या है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स उसके बाद होगी, विभागीय जांच उसके अंदर होगी, एंड वेयर द प्रोसीडिंग्स आर लाइकली टू एंड इन हिज कन्विक्शन। ठीक है, लास्ट के अंदर दोस्तों क्या है, ऐसा संभावित है, लाइकली टू एंड हिज कन्विक्शन, कि उसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाएगा, एंड और डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। ठीक है, तो इस प्रकार की दोस्तों क्या है सजाएं भी उसको मिल सकती है, तो इस केस के अंदर भी क्या है इंडिविजुअल को सस्पेंड करा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बोल दिया कि ये सारे जो काम हैं, ये सारी जो बातें हैं वो दोस्तों उनको ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये ओनली गाइडेंस के लिए बताई गई हैं। इनको दोस्तों क्या जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, वो कंसीडर कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल को सस्पेंड करने के लिए। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स, नोट में देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, इन द फर्स्ट 3 सर्कमस्टांसेस, कौन कौन से थे, डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ कर लेगा, ऑफिस का डिसिप्लिन खराब करेगा, ठीक है, सार्वजनिक हित के खिलाफ है। ठीक है, तो इन सर्कमस्टांसेस के अंदर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। तो दोस्तों इन केसेस के अंदर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी जो है, वो अपना विवेक दोस्तों, अपना दिमाग यूज़ करके क्या है, अपना विवेक यूज़ करेंगे कि उनको गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन के अंदर रखना है या नहीं रखना। ठीक है, इवन व्हेन द केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड बिफोर ए प्राइमा फेसी केस हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, भले ही उसका केस जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, भले ही दोस्तों प्राइमा फेसी वो बना है, ठीक है, लगा थे उस पर आरोप जो लगे थे उसमें लगा था कि ये आरोपी हो सकता है। ठीक, भले ही ऐसी बातें हों, फिर भी क्या है गवर्नमेंट जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने विवेक के हिसाब से सस्पेंशन में रख सकती है। बी नंबर देखिए दोस्तों, सस्पेंशन में भी डिज़ायरेबल इन द सर्कमस्टांसेस इंडिकेटेड बिलो। ठीक है, तो सस्पेंशन दोस्तों क्या है, डिज़ायरेबल है, मतलब सस्पेंड आपको करना ही करना है। ठीक है, मतलब बहुत मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप सस्पेंड उसको कर सकते हो। कौन कौन सी बातें हैं, एनी ऑफेंस और कंडक्ट इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। ठीक है दोस्तों, कोई भी अपराध कर दिया, कोई भी ऑफेंस कर दिया, कोई ऐसा आचरण आपने करा जिसके अंदर क्या है नैतिक पतन हो गया। ठीक है, नैतिकता दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो गई, आपके एथिक्स बिल्कुल ख़त्म हो गए, ठीक है, उनका पतन हो गया, तो उस केस के अंदर आपको सस्पेंड करा जा सकता है। 2 नंबर देखिए दोस्तों, करप्शन, एम्बेजलमेंट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट मनी। ठीक है, करप्शन कर दिया, भ्रष्टाचार कर लिया, एम्बेजलमेंट का मतलब क्या, पैसा गबन कर लिया, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट मनी, गवर्नमेंट के मनी का दोस्तों सही से इस्तेमाल नहीं किया, पोजेशन ऑफ डिस अप्रोप्रिएशन असेट। ठीक है, आपके पास दोस्तों क्या है, डिसप्रोपोर्शन, असंगत क्या है दोस्तों, संपत्ति है, मिस यूज़ ऑफ ऑफिशियल पावर्स फॉर पर्सनल गेन, आपने क्या है जो अपनी ऑफिशियल पावर है उसको मिस यूज़ कर लिया। ठीक है, पर्सनल कोई बेनिफिट आपको लेने के लिए, तो इस प्रकार के केसेस में आपको क्या है, मे बी डिज़ायरेबल है सस्पेंशन आपका। सीरियस नेग्लिजेंस एंड डेयरलिक्शन ऑफ ड्यूटी रिजल्टिंग इन कंसीडरेबल लॉस टू गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, आप क्या है, सीरियस नेग्लिजेंस और डेयरलिक्शन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों क्या बोल रहे हैं दोस्तों, नेग्लिजेंस अगर आप रखते हो, ठीक है, अच्छे से ड्यूटी नहीं करते हो, सीरियस तरीके से नहीं करते हो, ठीक है, डेयरलिक्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है, ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हो। ठीक है, तो इससे क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट को तो लॉस होगा ही अगर आप ड्यूटी से अच्छे परफॉर्म नहीं करोगे तो। डिजर्शन ऑफ ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी कर रहे हो बीच में छोड़ के चले गए, ठीक है, भाग गए कहीं। रिफ्यूज़ल और डेलिबरेट फेलियर टू कैरी आउट रिटर्न ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स। ठीक है दोस्तों, सुपीरियर ऑफिसर्स के कोई रिटर्न ऑर्डर्स हैं, या तो उनको आप करने से मना कर देते हो, या दोस्तों डेलिबरेट फेलियर टू कैरी आउट, ठीक है, जानबूझ के क्या है दोस्तों उनका पालन नहीं करते हो, तो उस केस के अंदर भी क्या आपको सस्पेंड करा जा सकता है। और दोस्तों इसके अंदर बोल दिया कि 3 और 5 जो है, या सीरियस नेग्लिजेंस और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी जो है, या रिफ्यूज़ल और डेलिबरेट फेलियर टू कैरी आउट रिटर्न ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, इन दोनों को अगर आपको सस्पेंड करना है 3 और 5 के अंदर, तो उनको दोस्तों बहुत ही अच्छे से करना है। क्योंकि दोस्तों इस केस के अंदर मान लो कोई ऑफिसर आपको क्या है कि मैंने तो इसमें किसको रिटर्न में ऑर्डर दिए थे, ठीक है, इसने रिफ्यूज़ कर दिए, ठीक है, या ये डेलिबरेट फेलियर
करता है बार बार, अगर मैं कोई काम बोलता हूँ तो इसको सस्पेंड कर देते हैं। ठीक, तो इसको दोस्तों क्या बहुत ही अच्छे से करने हैं। अगर कोई आपके पास सबूत है ऑफिशियल सुपीरियर के पास दोस्तों, आपका बहुत सारी सबूत हैं उसके पास, तभी क्या वो चीज़ें ये कर सकता है। इसलिए इसमें लिख दिया कि एक्सरसाइज विद केयर, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, 5 नंबर देखिए दोस्तों, रीजंस फॉर सस्पेंशन इफ़ नॉट इंडिकेटेड इन द सस्पेंशन ऑर्डर इटसेल्फ शुड बी कम्युनिकेटेड विद इन 3 मंथ। अगर दोस्तों सस्पेंशन के कारण जो है सस्पेंशन ऑर्डर में नहीं बताए हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने, किसी ने भी सस्पेंशन लगाया हो, तो वो दोस्तों 3 मंथ के अंदर अंदर क्या है वो कम्युनिकेट करे जाएंगे इंडिविजुअल को। छठा देखिए दोस्तों, डीम्ड सस्पेंशन कब माना जाएगा दोस्तों। डीम्ड सस्पेंशन पढ़ लिया था अपनों ने, वापस देख लीजिए। गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, दोस्तों मान लिया जाएगा कोई बहुत इसके अंदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है, वो सारे कोई कारण नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करनी है, वो कारण नहीं है। ये दोस्तों डिटेंशन से रिलेटेड है मेनली। ठीक है, अगर आप दोस्तों कैद में चले गए, ठीक है, 48 घंटे से ज़्यादा अगर आप रह लिए विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द डिटेंशन इफ़ ही इज़ डिटेन्ड इन कस्टडी वेदर ऑन ए क्रिमिनल चार्ज और अदरवाइज फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स। ठीक है, कैद में रह लिए दोस्तों 48 घंटे से ज़्यादा, तो आपको क्या है सस्पेंड माना जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन। इफ द इवेंट ऑफ ए कन्विक्शन ऑफ फॉर एन ऑफेंस ही इज सेंटेंस टू ए टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स एंड इज नॉट फोर्सफिल्ड डिसमिस्ड और रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड कॉन्सिक्वेंट टू सच कन्विक्शन। ठीक है, दोष सिद्धि हो गई दोस्तों। ठीक है, कोई भी ऑफेंस के लिए आपकी दोष सिद्धि होगी, आपको कॉन्विक्ट पाया गया और आपको क्या है दोस्तों जेल होगी 48 घंटे से ज़्यादा। लेकिन दोस्तों वो जेल जो है बाद में डिसमिस रिमूव आपको जो जेल होगी 48 घंटे से ज़्यादा, लेकिन दोस्तों उसके बाद आपको डिसमिस रिमूव या कंपलसरी रिटायरमेंट की क्या है कोई भी पेनल्टी आप पे नहीं लगी है, उस वजह से दोस्तों आपको क्या है जेल में नहीं डाला गया या उसके बाद ये चीज़ें नहीं होने वाली है, तो आपको डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस लीडिंग टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स। ठीक है, 48 घंटे से ज़्यादा दोस्तों अगर आप कैद में रहते हो, आपको यही बात याद रखनी है, तो क्या है आप डीम्ड सस्पेंशन माने जाओगे। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 9 नंबर में है सबसिस्टेंस अलाउंस। ठीक है, इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं निर्वाह भत्ता। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों आर्टिकल 21 जो है हमारा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जो आर्टिकल नंबर 1 संविधान का है 21 जो है, उसके हिसाब से क्या है हर एक इंसान को क्या है गवर्नमेंट सर्वेंट है, मान लो वो सब सस्पेंशन के अंदर है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसका घर उसका चलता रहे। ठीक है, फैमिली दोस्तों उसको पास पैसा आता रहे, वो उसको क्या है किसी भी प्रकार की हार्डशिप ना आए। ठीक है, तो ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज़ नॉट पेड एनी पे। गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों जो भी सस्पेंशन के अंदर है उसको किसी भी प्रकार की पे नहीं मिलती, बट इज़ अलाउड अ सबसिस्टेंस अलाउंस एट एन अमाउंट। उसको दोस्तों निर्वाह भत्ता मिलता है, कितना मिलता है इक्विवेलेंट टू द लीव सैलरी विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव ड्रॉन इफ़ ही हैड बीन ऑन लीव ऑन हाफ एवरेज पे और हाफ पे एंड इन एडिशन डियरेंस अलाउंस इफ़ एडमिसिबल ऑन द बेसिस ऑफ सच लीव सैलरी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अंदर क्या बोला गया है कि आपको हाफ सैलरी मिलेगी। ठीक है, मान लो आपको दोस्तों क्या है 100 रुपये आपकी बेसिक है। ठीक है, तो इसकी हाफ कर दो 50 रुपया हो गया, और दोस्तों जितना भी उस टाइम महंगाई भत्ता होगा डियरनेस अलाउंस जितना होगा, ठीक है 10% मान लो डीए है, तो 50 का 10% कितना हो गया दोस्तों 5 रुपया, तो आपको 55 रुपये सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, 100 रुपये दोस्तों आपकी बेसिक है, 10% डीए एडमिसिबल है उस टाइम, तो आपको 55 रुपये सस्पेंशन के टाइम क्या है आपको सैलरी मिलेगी। राइट, इसके अंदर बोल दिया दोस्तों हाफ एवरेज पे। राइट, अगला दोस्तों सबसिस्टेंस अलाउंस टू बी रिव्यूड आफ्टर 3 मंथ्स। दोस्तों सबसिस्टेंस अलाउंस को क्या है दोस्तों 3 महीने के बाद क्या है रिव्यू करा जाता है, एंड मे बी इंक्रीज बाय अप टू 50% ऑफ द अलाउंस ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स। मान लो आपको दोस्तों बोल दिया 50% पहले मिलेगा प्लस डीए मिलेगा, अब दोस्तों इसको क्या 50 से 75% कर देंगे वो। ठीक है, इस 50 का 50%, इस दोस्तों 50% का 50% कितना होगा। ठीक है, 50% का दोस्तों 50% कितना होगा 25% होगा, मतलब इसका आधा होगा। इन दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना होगा दोस्तों 75% तक क्या है आपको मैक्सिमम जो सबसिस्टेंस अलाउंस जो है मिल सकता है, और रिड्यूस्ड बाय अप टू 50% ऑफ द अलाउंस ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ। 50% का 50% दोस्तों 25% होता है, 25% से कम भी कर सकते हैं, यानी 25% रह सकता है मिनिमम, 50% आपको मिलेगा ही, बढ़ा सकते हैं दोस्तों 75% तक। ठीक है, 25, 50, 75 ऐसे याद आप इससे को रख सकते हो। 10 नंबर देखिए दोस्तों हेडक्वार्टर्स ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन के दौरान दोस्तों आपका हेडक्वार्टर क्या रहेगा। एन ऑफिसर अंडर सस्पेंशन इज रिगार्डेड एज सब्जेक्ट टू ऑल अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस एप्लीकेबल जनरली टू गवर्नमेंट सर्वेंट एंड कैन नॉट लीव द स्टेशन विदाउट प्रायर परमिशन। ठीक है, कोई भी ऑफिसर दोस्तों अगर सस्पेंशन के अंदर है, ठीक है, तो उसके ऊपर सारी सेवा की शर्तें लागू होगी।
ठीक है, जो एक सरकारी कर्मचारी पर होती है। और वो क्या है, कैन नॉट लीव द स्टेशन विदाउट प्रायर परमिशन। और दोस्तों क्या, स्टेशन वो नहीं छोड़ सकता अगर उसके पास परमिशन नहीं है तो। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, अब दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी क्या पूछे जा सकते हैं, हेडक्वार्टर छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता, उसका हेडक्वार्टर कौन सा माना जाएगा। ठीक है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉर्मली बी एज्यूम्ड टू बी हिज लास्ट प्लेस ऑफ ड्यूटी। दोस्तों जो लास्ट प्लेस है ड्यूटी करने का, वही क्या है, उसका हेडक्वार्टर माना जाएगा और उसको छोड़ने के लिए प्रायर परमिशन चाहिए। द ऑर्डर प्लेसिंग एन ऑफिसर अंडर सस्पेंशन शुड क्लियरली इंडिकेट व्हाट हिज हेडक्वार्टर्स वुड बी। दोस्तों जो सस्पेंशन का ऑर्डर होता है उसके अंदर क्लियरली इंडिकेट होता है कि इंडिविजुअल का हेडक्वार्टर कौन सा है। ठीक है, व्हेन एन इंडिविजुअल अंडर सस्पेंशन रिक्वेस्ट फॉर ए चेंज ऑफ हेडक्वार्टर, अगर दोस्तों कोई भी सस्पेंशन के अंदर है इंडिविजुअल, वो रिक्वेस्ट करता है कि उसका हेडक्वार्टर चेंज कर दो, देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन टू ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चेंजिंग द हेडक्वार्टर। दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका हेडक्वार्टर चेंज करने में, अगर इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट, अगर वो दोस्तों को संतुष्ट हो जाए, सच ए कोर्स विल नॉट पुट गवर्नमेंट टू एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। दोस्तों अपने आप को सुनिश्चित कर ले कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं पड़ेगा, लाइक ग्रांट ऑफ टीए और अदर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो या तो टीए दोस्तों जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो नहीं देना पड़े, या कोई अदर प्रकार के दोस्तों कोई भी अलाउंस उसको नहीं देना पड़े। ठीक है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट सोचेगी एक तो बंदा सस्पेंड है, ठीक है, वो ऑफिस में आके काम भी नहीं कर रहा, उसको हम सब्सिस्टेंस अलाउंस भी देना पड़ रहा है, बिना काम के पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, और ऊपर से बोल रहा है वो मैं हेडक्वार्टर भी चेंज करूँगा, और हेडक्वार्टर चेंज करेगा तो फिर वो क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मांगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के दोस्तों प्रॉब्लम में ना फंसे, इसलिए क्या है उसको प्रायर परमिशन क्या है चाहिए अगर वो हेडक्वार्टर चेंज करना चाहता है तो। राइट, यस और नो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 11 नंबर में है प्रमोशन ड्यूरिंग सस्पेंशन। अगर दोस्तों आप सस्पेंड हो और आपका कोई भी प्रमोशन आ जाए, ठीक है, ऑफिसर अंडर सस्पेंशन शैल बी कंसीडर्ड बाय डीपीसी अलॉन्ग विद अदर्स। अगर दोस्तों कोई भी सस्पेंड है, राइट, और उसको क्या है डीपीसी ने एलिजिबल मान लिया प्रमोशन के लिए, कोई मान लो 50 लोग थे, इसके अंदर 4 लोग सस्पेंड है। ठीक है, तो सबको क्या है उन्होंने 46 लोग क्या है कोई सस्पेंड नहीं है, वो ये 50 का प्रमोशन आने वाला था। ठीक है, तो जो डीपीसी ने क्या कर दिया कि ऑफिसर अंडर सस्पेंशन शैल बी कंसीडर्ड बाय डीपीसी अलॉन्ग विद अदर, सबको क्या एलिजिबल मान लिया 50 लोगों को, जिसके अंदर 4 सस्पेंड है, 46 लोग क्या है जो सस्पेंड नहीं है। हाउ एवर द रिकमेंडेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज अंडर सस्पेंशन, तो दोस्तों 4 के लिए जो डीपीसी ने रिकमेंडेशन करी है, शैल बी प्लेस्ड इन ए सील्ड कवर। ठीक है, उसको क्या है दोस्तों लिफाफे में ही रखेंगे, वो बताएंगे ही नहीं। ठीक है, कि आपका प्रमोशन हो गया, उसको क्या सील्ड कवर लिफाफे में रख दिया। द सील्ड कवर शैल बी ओपनड और नॉट एक्टेड अपॉन डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। और दोस्तों उस सील कवर को जो लिफाफे में रखा है उसको खोलेंगे नहीं खोलेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, जो डिसिप्लिनरी एक्शंस ले रही हैं, जो उस पर कार्रवाई चल रही है, उसका आउटकम क्या रहता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या ये डिपेंड करेगा। दोस्तों डिसमिसल हो गया, रिमूवल हो गया सर्विस से, कंपलसरी रिटायरमेंट हो गया, तो उसका क्या प्रमोशन करेंगे, वो तो नौकरी से निकलने वाला है। इसलिए क्या है इसको ओपन रखना है नहीं रखना है, ये इसके आउटकम पर डिपेंड करेगा। बाकी का कर देंगे वो 40 का प्रमोशन, इन 4 को क्या एक बार लटका देंगे, जब इनका आउटकम आएगा तब इनको देखा जाएगा क्या होने वाला है। आगे चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इफ़ एन ऑफिसर इज सस्पेंडेड सब्सिक्वेंट टू द मीटिंग्स ऑफ द डीपीसी बट बिफोर ही इज़ एक्चुअली प्रमोटेड। दोस्तों कोई भी ऑफिसर जो क्या है सस्पेंड हो गया, ठीक है, सब्सिक्वेंट टू द मीटिंग्स ऑफ द डीपीसी बट एक्चुअली ही इज़ प्रमोटेड। ठीक है, डीपीसी की दोस्तों मीटिंग हो गई थी, उसका रिकमेंडेशन आ गया था, लेकिन जब उसका एक्चुअल प्रमोशन आने वाला था उससे पहले वो सस्पेंड हो गया। ठीक है, देन द रिकमेंडेशन शुड बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड इन ए सील्ड कवर। ठीक है, तो प्रमोशन से रिलेटेड कोई बातें पूछेगा आपसे सस्पेंशन से, तो आपको ये शब्द याद रखना है सील्ड कवर। ऑप्शन में ये दिखे तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, 12 नंबर देखिए दोस्तों एलटीसी। ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन कैन नॉट अवेल एलटीसी। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों जो सस्पेंशन के अंदर है वो एलटीसी अवेल नहीं कर सकता, एज ही कैन नॉट गेट एनी लीव इंक्लूडिंग कैजुअल लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो दोस्तों उसको छुट्टी लेने का ही अधिकार नहीं है, तो एलटीसी भी वो नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों एलटीसी के लिए कम से कम आपको 1 दिन की तो छुट्टी लेनी पड़ेगी, सीएल ईएलओ कोई भी लो। ठीक है, तो आपको अगर छुट्टी लेने का अधिकार नहीं है तो आप एलटीसी भी नहीं जा सकते। एज ही कंटिन्यूज टू बी इन सर्विस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर एंटाइटल्ड टू एलटीसी। ठीक है दोस्तों, जैसे एलटीसी होता है तो उसकी सर्विस नहीं गई है, वो सर्विस के अंदर कंटिन्यू है। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन उसके फैमिली मेंबर जो हैं वो एलटीसी जा सकते हैं, जो भी एंटाइटलमेंट है उनका। राइट, 13 नंबर देखिए दोस्तों लीव मे नॉट बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। छुट्टी दोस्तों उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे चलिए।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों 14 नंबर में क्या है, रिकवरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस। जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है दोस्तों, उससे रिकवरी करने की बात ये कर रहा है। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस अलाउंस दोस्तों 50% मिलता है प्लस डीए मिलता है। ठीक है, इसको कम कर सकते हैं 25% तक, बढ़ा सकते हैं दोस्तों 75% तक। ठीक है, और सस्पेंशन दोस्तों 30 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर क्या है उसका रिव्यू करना है, मैक्सिमम 180 डेज तक रह सकता है। ठीक है, ये 2-4 फैक्ट दोस्तों अपनों ने पढ़ लिए। एलटीसी नहीं जाएगा, फैमिली जा सकती है, छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, डीम्ड सस्पेंशन क्या होगा, सिंपल सस्पेंशन क्या होगा। अब है दोस्तों सब्सिस्टेंस अलाउंस से रिकवरी। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए कंपलसरी डिडक्शंस टू बी एनफोर्स्ड। ठीक है, कंपलसरी डिडक्शन आपको कौन कौन से देने हैं आपके सब्सिस्टेंस अलाउंस से। पहला तो दोस्तों इनकम टैक्स तो आपको देना ही है। ठीक है, जो भी आपकी इनकम टैक्स बनता है राइट, उसको आपको देना ही पड़ेगा। बी दोस्तों हाउस रेंट, लाइसेंस फीस एंड अलाइड चार्जेस। दोस्तों आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहते हो तो आपका हाउस रेंट का जो लाइसेंस फीसेज हैं, हाउस रेंट जो है, अलाइड कुछ चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, मैंडेटरी खर्चे हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टेकन फॉर गवर्नमेंट। दोस्तों कोई भी लोन एडवांस आपने गवर्नमेंट से लिया हुआ है राइट, उसका रीपेमेंट आपको करना पड़ेगा। रेट ऑफ रिकवरी टू बी डिटरमाइंड बाय एचओडी। ठीक है, एचओडी डिसाइड करेंगे रेट ऑफ रिकवरी क्या रहेगी। सीजीएचएस कॉन्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम दोस्तों कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आपका सीजीएचएस कार्ड बना हुआ है तो वो भी आपको क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करना है। CGEGIS सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है दोस्तों, इंश्योरेंस की जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है उसका सब्सक्रिप्शन भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इनकम टैक्स, हाउस रेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, CGHS और CGEGIS। ठीक है, नीचे वाले दोस्तों दोनों CC वाले हैं, ये आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, CGHS CGEGIS। ऊपर दोस्तों हाउस रेंट और इनकम टैक्स याद रख लेना। ठीक है, और बीच में रीपेमेंट ऑफ लोन आ जाएगा। दूसरा है दोस्तों डिडक्शंस एट द ऑप्शन ऑफ द सस्पेंडेड ऑफिस। अब दोस्तों ये क्या है, पूछे जाएंगे कंपलसरी डिडक्शन क्या रहते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस से। किसी ने पूरा सस्पेंशन पता है, नहीं पता, पढ़ा है, नहीं पढ़ा, लेकिन दोस्तों ये कुछ फैक्ट भी अपने याद करके चले जाते हैं तो एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा होता है कि हमारा पढ़ा हुआ ही आ जाता है। ठीक है, नंबर दोस्तों 45 ही लाने हैं, तो इसलिए इतना भी हर चीज़ की डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस पे PhD करने लग जाएं। ठीक है, हमें दोस्तों 45 नंबर लाने हैं तो सारे टॉपिक पढ़ने हैं और सारी टॉपिक की इंपॉर्टेंट बातें तो कम से कम हमें पता होनी चाहिए। यस और नो। तो देखिए दोस्तों डिडक्शंस एट द ऑप्शन ऑफ द सस्पेंडेड ऑफिसर। जो सस्पेंडेड ऑफिसर है उससे डिडक्शंस करने हैं, ये उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। डिडक्शंस एट द ऑप्शन ऑफ द सस्पेंडेड ऑफिसर। ठीक है, सस्पेंडेड ऑफिसर इनके सस्पेंडेड ऑफिसर के ऊपर है कि वो डिडक्शन करवाएंगे। जैसे दोस्तों PLI का प्रीमियम है, ठीक है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का, ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है वो मत दो। ठीक है, 6 महीने रोक दो उसको। अमाउंट्स ड्यू टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कोई अमाउंट्स ड्यू है, ठीक है, वो भले ही दो मत दो। रिफंड ऑफ GPF एडवांस। ठीक है, GPF दोस्तों को एडवांस लिया था आपने, उसका रिफंड आपको करना है। ठीक है, ये ऑप्शन पे डिपेंड कर सकते हैं। और दोस्तों कौन से डिडक्शन आपको नहीं करने हैं, GPF का सब्सक्रिप्शन आपको नहीं देना है। ठीक है, GPF दोस्तों आपका प्रोविडेंट फंड जो करता है वो आपको नहीं देना है। दूसरा रिकवरी ऑफ लॉस टू गवर्नमेंट। ठीक है, एक बार के लिए दोस्तों गवर्नमेंट को कोई लॉस हुआ है उसकी रिकवरी भी आपसे नहीं ले ली जाएगी। ठीक है, अमाउंट्स ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट्स। दोस्तों कोर्ट ने कुछ आपका अटैच कर लिया है, संपत्ति अटैच कर लेती है, कोई उसका अमाउंट ड्यू है। ठीक है, तो उसका भी पैसा आपको कोर्ट को नहीं देना है। GPF सब्सक्रिप्शन नहीं देना, कोर्ट को पैसा नहीं देना। और दोस्तों कोई भी लॉस आपने किया है वो गवर्नमेंट को रिकवरी उसकी कर रही है तो वो चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। ठीक है, याद हुई दोस्तों बातें, एक बार दोबारा देखिए। कंपलसरी डिडक्शन है इनकम टैक्स, हाउस रेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, लास्ट वाले D और CC वाले हैं, CGHS और CGEGIS। आपके ऑप्शन पे कौन कौन से, PLI, अमाउंट्स ड्यू टू सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और रिफंड ऑफ GPF एडवांस। ठीक है दोस्तों, GPF 2 बार आ गया। यहाँ पे GPF सब्सक्रिप्शन है वो आपको क्या है नहीं देना है। ये दोस्तों GPF एडवांस ले रखा था, उसका रिफंड की बात आएगी तो वो आप ऑप्शन ही, आपके पास ऑप्शन है उसको देना ही नहीं देना। इसका तो आपको क्या है डिडक्शंस नहीं होगा। GPF सब्सक्रिप्शन, कोर्ट की अटैचमेंट और दोस्तों गवर्नमेंट का कोई लॉस की रिकवरी। ठीक है, 14 नंबर समझ में आए दोस्तों, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 15 नंबर है फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर अपॉइंटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र ऑन डेपुटेशन और ट्रांसफ़र टू एनी अदर पोस्ट शुड नॉट बी कंसीडर्ड इफ़ ही इज़ अंडर सस्पेंशन। कोई भी दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सस्पेंशन के अंदर है तो उसकी एप्लीकेशन जो है गवर्नमेंट सर्वेंट की अपॉइंटमेंट के लिए, या तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो या दोस्तों ट्रांसफ़र करना हो डेपुटेशन पे, या कोई अदर पोस्ट पे ट्रांसफ़र की बात हो, तो ये सारी कंसीडर उसकी नहीं करनी है। ठीक है, फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन से एप्लीकेबल नहीं है अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन है।
16 नंबर देखिए दोस्तों, वॉलेंट्री रिटायरमेंट रेजिग्नेशन। इट शैल बी ओपन टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू विद होल्ड परमिशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन हु सीक्स टू रिटायर अंडर द ईदर ऑफ दीज रूल्स। दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड हो गया, ठीक है, और वो कह रहा है मैं तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, वीआरएस ले रहा हूँ, तो ये दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, वो इसको वीआरएस को क्या रोक सकती है, विद होल्ड कर सकती है, ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों, रेजिग्नेशन की बात है, राइट। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड एग्जामिन विद रेफरेंस टू द मेरिट ऑफ द डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट। दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एग्जामिन करेगी, राइट, विद रेफरेंस टू द मेरिट ऑफ द डिसिप्लिनरी केस। जो भी केस है दोस्तों उसके मेरिट के आधार पर, ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट के क्या है पेंडिंग है, वेदर इट वुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, ठीक है। अगर दोस्तों उसको लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट सार्वजनिक हित के अंदर है उसका रेजिग्नेशन लेना, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है वो ले सकती है, राइट। नॉर्मली एज ऑफिसर्स आर प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ओनली इन केस ऑफ ग्रेव डेलिक्वेंसी इट वुड नॉट बी करेक्ट टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर अंडर सस्पेंशन। अगर दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं वो सस्पेंडेड है, क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्होंने कोई घोर अपराध किया हुआ है, गैर डेलिक्वेंसी, इसलिए उनका रेजिग्नेशन लेना क्या है, इट वुड नॉट बी करेक्ट, ये सही नहीं है, एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑफिसर अंडर सस्पेंशन। जो ऑफिसर सस्पेंशन के अंदर है उनका रेजिग्नेशन लेना दोस्तों क्या है, सही बात नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है तो आप डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो देख सकती है, वो ले सकती है। अगर दोस्तों घोर अपराध किया है तो नहीं लेंगे। एक्सेप्शंस वुड बी वेयर द एलीड ऑफेंस डज नॉट इन्वॉल्व moral turpitude or where the evidence against the officer is not strong enough to justify that departmental proceedings। ठीक है दोस्तों, कुछ अपवाद भी रहते हैं जहाँ पे किसी पे मान लो चार्जेस लगे, एलिज्ड ऑफेंस डज नॉट इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड, ठीक है, ऐसे चार्जेस लगे हैं जिससे क्या नैतिक पतन नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल के दोस्तों एथिक्स क्या है सही है, ठीक है, और वेयर द एविडेंस अगेंस्ट द ऑफिसर इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू जस्टिफाई दैट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। और दोस्तों सबूत जो है वो भी इतने क्या है अच्छे नहीं हैं, इतने मजबूत नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो क्या जस्टिफाई कर सके कि ये बंदा क्या बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। इफ़ कंटिन्यूड वुड रिजल्ट इन रिमूवल, डिसमिसल, और जहाँ पर दोस्तों डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग बहुत लंबी हो, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों ऐसा अगर होता है और लास्ट में ये लग रहा हो उनको कि ये तो यार रिमूव होने वाला है, डिसमिस होने वाला है, ठीक है, या तो ये केस हो रिमूव या डिसमिस वाले, या दोस्तों ऐसा लगता है कि जहाँ पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग बहुत लंबी चलने वाली हो, ठीक है, इस पे दोस्तों खर्चा तो आता है ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पे, तो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना सस्ता पड़ेगा और उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर भी सकती है, ठीक है। तो आगे चलिए फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन समझ में आया, वॉलंटरी रिटायरमेंट समझ में आया, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रिटायरमेंट की बात है, सेवानिवृत्ति। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स while under suspension is entitled to provisional pension equal to the maximum pension on the basis of qualifying service। दोस्तों अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंडेड है और वो रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या है दोस्तों प्रोविजनल पेंशन मिलेगी, ठीक है, जो किसके बराबर होगी, इक्वल टू द मैक्सिमम पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। दोस्तों उसकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है, ठीक है, उसको जितनी उसकी क्वालिफाइंग पेंशन है, क्वालिफाइंग सर्विस जो है उसके आधार पर उसकी मैक्सिमम पेंशन जो उसकी बनती है उसको प्रोविजनली रूप से दी जाएगी, ठीक है, अप टू द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच ही वॉज प्लेस्ड ऑन सस्पेंशन। मान लो दोस्तों 15 जनवरी को क्या है वो इंडिविजुअल सस्पेंड हुआ, तो 14 जनवरी तक उसकी जो भी क्वालिफाइंग सर्विस होगी मैक्सिमम उसको पेंशन जो क्या है प्रोविजनल रूप से दी जाएगी। प्रोविजनल का मतलब क्या है दोस्तों, एक बार टेम्परेरी रूप से दी है, ठीक है। ग्रेचुटी विल नॉट बी पेड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। दोस्तों ग्रेचुटी क्या है, उसको नहीं मिलेगी जब तक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का कंक्लूजन नहीं आ जाता। ग्रेचुटी क्या होती है दोस्तों, एक क्या है लमसम अमाउंट भी मिलता है, ये तो ये हो गई कि जो प्रोविजनल पेंशन उसको मिलेगी। ग्रेचुटी मतलब एक लमसम अमाउंट, इकट्ठा अमाउंट भी मिलता है, वो उसको नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट वेयर द प्रोसीडिंग्स आर अंडर रूल 16 फॉर इम्पोजिशन ऑफ माइनर पेनल्टी। अगर दोस्तों माइनर पेनल्टी लगने वाली है तो उस केस के अंदर क्या है ये वाली बातें लागू नहीं होगी ग्रेचुटी वाली, ठीक है, उस केस के अंदर क्या है इसको दिए भी जा सकती है, राइट। 17 नंबर देखिए दोस्तों, रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है। रेवोकेशन तो सस्पेंशन मतलब क्या है, निरस्त कब होगा। एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड बाय डीम्ड टू हैव बीन मेड मे बी मॉडिफाइड और रिवोक्ड, ठीक है। तो दोस्तों जो सस्पेंशन का और जो ऑर्डर है उसको मॉडिफाई करा जा सकता है, रिवोक करा जा सकता है किसी भी टाइम पर बाय द अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा, हु मेड इट, या तो जिसने लगाया है, और एनी अदर अथॉरिटी टू विच सच अथॉरिटी इज सबऑर्डिनेट, ठीक है, या कोई दोस्तों और अथॉरिटी जिसके सबऑर्डिनेट ये अथॉरिटी है जिसने लगाया है, राइट।
An order of suspension made or deemed to have been made shall not be valid after a period of 90 days unless it is extended after review for a further period before the expiry of 90 days. सिंपल बातें हैं दोस्तों. सस्पेंशन का जो पीरियड है वो क्या है, जनरली 90 डेज तक क्या है वैलिड रहता है. 90 डेज़ के बाद वो वैलिड नहीं होगा अगर इसको रिव्यू नहीं किया गया है, राइट. एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू फॉर अ फर्दर पीरियड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज. 90 दिन के अंदर तो दोस्तों क्या है इसको रिव्यू करना पड़ेगा, राइट. समझ में आई दोस्तों बातें. आगे चलिए. नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रोवाइडेड दैट नो सच रिव्यू और सस्पेंशन शैल बी नेसेसरी इन द केस ऑफ डीम्ड सस्पेंशन. दोस्तों डीम्ड सस्पेंशन है, कोई जेल में बैठा है बंदा, ठीक है, तो उसका क्या रिव्यू करोगे आप, ठीक है. तो उस केस के अंदर क्या है रिव्यू वगैरह सस्पेंशन की करने की जरूरत नहीं है. 18 ऑन कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स. दोस्तों प्रोसीडिंग्स का कंक्लूजन आ गया. अगर दोस्तों एक्सोनरेटेड हो गया मतलब बंदा बरी हो गया, कोई चार्जेस उस पर नहीं लगे, तो इसके अंदर ए नंबर बात है, वेयर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द सस्पेंशन वाज होली अनजस्टिफाइड द गवर्नमेंट सर्वेंट में बी पेड फुल पे एंड अलाउंसेस. ठीक है, तो दोस्तों गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये लगता है, ठीक है, बरी तो हो ही गया, सस्पेंशन क्या है जस्ट अनजस्टिफाइड था, ठीक है, वो दोस्तों क्या है अनुचित था वो, राइट, अनजस्टिफाइड था, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को फुल पे एंड अलाउंसेस सारे मिल जाएंगे. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है गवर्नमेंट सर्वेंट के कारण प्रोसीडिंग डिली हुई है तो रिड्यूस्ड अमाउंट पे करी जाएगी. दोस्तों सस्पेंशन था, भले ही वो बरी हो गया, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई ऐसे काम किए जिसके कारण प्रोसीडिंग्स डिले हो गई तो कुछ अमाउंट रिड्यूस भी करी जा सकती है. द पीरियड ऑफ सस्पेंशन विल बी ट्रीटेड एज पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी फॉर ऑल पर्पसेज. दोस्तों जो सस्पेंशन का पीरियड होगा उसको ट्रीट करा जाएगा एज पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी फॉर ऑल पर्पसेज. उसको एज ए ड्यूटी मान लिया जाएगा और उसे ऐसा माना जाएगा कि इस बंदे ने क्या है ड्यूटी पूरी परफॉर्म करी है. ठीक है. बी नंबर है दोस्तों, अगर माइनर पेनल्टी इम्पोज करी जाती है, वेयर द प्रोसीडिंग्स रिजल्ट ओनली इन माइनर पेनल्टी बीइंग इम्पोज्ड देन द सस्पेंशन इज ट्रीटेड एज होली अनजस्टिफाइड. दोस्तों माइनर पेनल्टी को भी कुछ नहीं मानते वो, ठीक है, कि माइनर पेनल्टी भी लग गई सस्पेंशन के बाद, ठीक है, मतलब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अंदर, राइट, तो उसके अंदर क्या है बोल दिया कि जो सस्पेंशन था वो अनजस्टिफाइड था. ठीक है. अगर दोस्तों माइनर पेनल्टी अपोज करी जाती है प्रोसीडिंग्स के बाद, अगर वो बंदा उस पीरियड के अंदर सस्पेंड रहा हो तो उस सस्पेंशन को क्या है दोस्तों अनजस्टिफाइड माना जाता है. माइनर पेनल्टी को कोई बहुत बड़ी पेनल्टी नहीं मान रहे हैं. ठीक है. आगे चलिए फ्रेंड्स. सी नंबर देखिए दोस्तों, अदर देन एक्सोनरेशन माइनर पेनल्टी. अगर दोस्तों माइनर पेनल्टी नहीं लगी, एक्सोनरेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो मेजर पेनल्टी लग सकती है. ये केस है. द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दोस्तों डिसाइड करेगी कितनी अमाउंट उसको दी जाए आफ्टर नोटिस टू गवर्नमेंट सर्वेंट एंड कंसिडरिंग हिज रिप्रेजेंटेशन अगर इफ एनी. गवर्नमेंट सर्वेंट को बताएगी, अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन है उसको कंसीडर करेगी, उसके बाद क्या है अमाउंट को डिसाइड करेंगे. द पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ड्यूटी. पीरियड ऑफ जो सस्पेंशन का पीरियड है दोस्तों उसको ड्यूटी नहीं माना जाएगा अनलेस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्पेसिफिकली डायरेक्ट दैट इट शैल बी सो ट्रीटेड फॉर एनी स्पेसिफाइड पर्पस. दोस्तों अगर उसको ड्यूटी मानना है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है स्पेसिफिकली डायरेक्ट करेगी कि इसको भैया इस पर्पज़ के लिए ड्यूटी मान लो. ठीक है. तीसरा है दोस्तों, इफ़ द गवर्नमेंट सर्वेंट सो डिजायर्स द पीरियड ऑफ सस्पेंशन में बी कन्वर्टेड इनटू लीव ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल. अगर दोस्तों गवर्नमेंट चाहे तो जो सस्पेंशन का पीरियड है उसको क्या है छुट्टी के अंदर कन्वर्ट करा जा सकता है अगर एडमिसिबल है तो, राइट. डी नंबर देखिए दोस्तों, डेथ वाइल अंडर सस्पेंशन. सस्पेंड थे और आपकी मृत्यु हो गई मान लो, ठीक है, वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन डाइज बिफोर द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर कंक्लूडेड देन द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ सस्पेंशन एंड द डेट ऑफ डेथ शैल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी. ठीक है. यहाँ पे दोस्तों कोई बंदा जॉब कर रहा था, ठीक है, नौकरी में था, राइट, 15 जनवरी से वो सस्पेंड हो गया, ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलती रही दोस्तों, 15 फरवरी आ गई, ठीक है, और 15 फरवरी को क्या है दोस्तों उसकी डेथ हो गई मान लो, तो इसके बीच का जो पीरियड था जो सस्पेंशन का पीरियड था, ठीक है, इसको क्या ड्यूटी मान लिया जाएगा. फॉर ऑल पर्पसेज एंड हिज फैमिली शैल बी पेड द फुल पे एंड अलाउंसेस टू विच ही वुड हैव बीन एंटाइटल्ड. और उसकी फैमिली को दोस्तों क्या सारे पे एंड अलाउंसेस, सारे वेतन भत्ते, सब प्रकार की सुविधाएं दे दी जाएगी, राइट. आगे चलिए फ्रेंड्स. नेक्स्ट देखिए दोस्तों 19 नंबर, सर्विंग ऑफ चार्जशीट. चार्जशीट को दोस्तों सर्व करना है, राइट. सस्पेंशन ऑर्डर शुड नॉर्मली इंडिकेट द ग्राउंड फॉर सस्पेंशन. सस्पेंशन ऑर्डर के अंदर दोस्तों क्या है जनरली होता है कि वो सस्पेंशन के रीज़न बताएं, ठीक है. चार्जशीट 3 मंथ के अंदर अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट को दे दो. इसके बाद दोस्तों क्या है चार्जशीट जो बनेगी, जो चार्जेस इंडिविजुअल पे लगेंगे वो 3 मंथ के अंदर अंदर दे दो, ठीक है. 3 मंथ मतलब 90 दिन के अंदर अंदर क्या है दोस्तों इंडिविजुअल को दे दो. अगर 3 मंथ के अंदर चार्जशीट नहीं दी तो द रीज़न फॉर सस्पेंशन बताओ 3 मंथ कंप्लीट होते ही, ठीक है. तो 3 मंथ कंप्लीट होते ही क्या उसको रीज़न फॉर सस्पेंशन जो क्या है इंटीमेट करने पड़ेंगे, राइट. 20 नंबर है दोस्तों अपील. अपील अगर आप सस्पेंशन के खिलाफ, ठीक है, इस प्रकार की कोई अपील्स की बात है तो 23 के 1 के अंदर अपने पढ़ेंगे,
राइट। तो ये हुआ दोस्तों सस्पेंशन के बारे में पूरी बातें कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों अपने पेनल्टीज डिस्कस करेंगे रूल नंबर 11 के साथ, ठीक है। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप करना चाहूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।